को कुछ सिखाया था वो सीखा हुआ दोबारा सीखते हैं जल्दी से। लेकिन क्योंकि आज मैंने कॉस्ट डिटर्मिनेशन पे बात करके शायद चेंज इन एस्टीमेट की बात भी मैं कर पाऊँ, तो प्लीज़ ज़रा ख़त्म करें ना आप इस टॉपिक को, 2 से 3 दिन के अंदर कोशिश करके ख़त्म कर लें। लग तो नहीं रहा, थोड़ा लेंथी टॉपिक है, लग जाता है इतना टाइम। जी, FAR 1 के अंदर जब ये सवाल हुआ करता था, FAR 1 में भी सबसे मुश्किल सवाल यही था। तो अब कोई बात नहीं, सबसे मुश्किल काम करवा दूंगा आपको इंशाल्लाह, ठीक है। अब सीख लेंगे, बाकी इंशाल्लाह फिर पेपर में तो उससे कम भी बात होगी ना, ठीक है, ओके। मैंने कहा था आपको कि जो सवाल आपके सामने है, किया हुआ था हमने सवाल, उसमें ओपनिंग डेट क्या थी? ये 6 के अंदर, यकम जुलाई 11। और मैंने कहा कि ये अज्यूम करें कि 5660 गिवन नहीं था। भाई एक दो एसी भी चलवा दो यार, इधर ले आओ, मैं सबके लिए ये सोल्यूशन कॉपी कर लो, मैं निकाल देता हूँ अभी 1 मिनट में। ज़रा बात पहले थोड़ी सी कर लें उसके बाद, ठीक है। और मेरी बुक भी नहीं है बेटा, ले आया करो यार बुक। भाई साहब को 1-2 एसी तो चलवा दें, बहुत गर्मी हो रही है। चल रहे हैं, 2 ही कर रहे हैं, ये 2 भी चलवा दें, दरवाज़ा भी खोल दें। मैं भी कॉपी करके दे देता हूँ, अभी आपके लिए आ जाता है, ठीक है। अच्छा, मैंने कहा अज्यूम कीजिए ओपनिंग नहीं गिवन सवाल में। इस सवाल से सिखा के आपको वो सवाल करवाना चाह रहा था ना, वरना मैं खुद पहली बार वो सवाल करवा लेता तो आप कोशिश ना करते। लेकिन आपको सलूशन दूंगा, बट इस शर्त के साथ कि एक ट्राई आप और करेंगे उस सलूशन को बगैर देखे। संडे है ना, ईमानदारी से, फिर वो सलूशन आपके सामने मौजूद होगा, ठीक है। मैं वो सलूशन अभी आपको देके डिस्कस भी कर लूँगा, नो इशू, ठीक है। ज़बानी लेकिन सॉल्व नहीं करूँगा, ओके। उसके बाद कुछ एडिशंस होंगे, कुछ डिस्पोजल होंगे, वो तो सवाल ही बताया करेगा। और 30 जून 12 पे क्लोजिंग होगा। अब जब ओपनिंग नहीं पता था तो एडिशन, डिस्पोजल, डेप्रिसिएशंस लिखने के बावजूद मुझे क्लोजिंग का भी पता नहीं होगा, जाहिर सी बात है। 30 जून 12, ठीक है। और जब मुझे यहां पर क्लोजिंग का नहीं पता तो ओपनिंग किसको बनाए ये भी नहीं पता। अज्यूम किया ना कि 5660 हमारे पास नहीं है अवेलेबल, ठीक है ना। हाँ, जो एक चीज़ अवेलेबल थी, मैंने कहा अज्यूम करो कि सवाल ने आपको ये फिगर दी हुई है। वो क्या थी वैसे? 39775957। ओके, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था। बेसिकली अज्यूम किया मैंने कि ये अगर हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, तो वापस कैसे जाएं। अब बाकी सारी इंफॉर्मेशन सवाल में होनी चाहिए, ठीक है ना। तो बाकी सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी। यहां पर कोई एडिशन था नहीं, वैसे कोई एडिशन नहीं था, सवाल से देख के पता लगना था। बस एक अदद डिस्पोजल था, ठीक है। और डेप्रिसिएशन भी यहीं पर आया करती है, ठीक है। अब मैंने आपको जो रूल सिखाया था वो क्या था कि अगर रेट 15% है तो क्लोजिंग बुक वैल्यू ओपनिंग बुक वैल्यू का 85% होगी। रेट 25 हो तो क्लोजिंग बुक वैल्यू ओपनिंग का 75 होगी। रेट 10 हो तो क्लोजिंग ओपनिंग का 90 होगी, ठीक है। अब हमारे सवाल के अंदर डेप्रिसिएशन रेट क्या था? 15%। तो फिर हमने क्या कहा? क्लोजिंग ओपनिंग का 85% है। ये अज्यूम करते हुए कि यार मैं ये निकाल लूँ फिगर, क्योंकि इस फिगर का डाटा अवेलेबल था। आपकी जो वर्किंग 4 हुई थी उस वर्किंग 4 में आपने
WDV ऑफ डिस्पोजल निकाली थी? बोलो, सवाल में तो सब डाटा गिवन था, ठीक है। आपने उसको डेट ऑफ परचेज से चलाया और आपने किस दिन बिका था ये? 30 नवंबर। आपने इसको 30/9/12 तक इसको जो है वो डेप्रीशिएट किया था, सॉरी 30 नवंबर 12, और 30 नवंबर 12 की WDV आपके पास मौजूद थी, और वही WDV, ये सारी वर्किंग आपने की थी, सवाल में तो गिवन नहीं था, डाटा गिवन था। आपने इस सवाल को डेट ऑफ परचेज से डेट ऑफ सेल तक आप लेकर आए थे, आई थिंक 50-800 था, ऐसा ही है, ठीक है। और एक डेप्रीसिएशन वापस चले जाएं तो वो कितना था? 54,188, ठीक है। डेप्रीसिएशन भी थी इस साल की, आपकी वर्किंग हुई है। ऐसे ही चलो, ऐसे ही पीछे वाले को ऐसे ही बाद में देखते हैं, ठीक है। अब हमने उसूल बनाया था, उस हिसाब से तो हमारा क्लोजिंग 3977,957 अगर 85 है तो डिवाइड बाय 85 इंटू 100 करें तो ओपनिंग आना चाहिए। मैंने ये सवाल में क्यों सिखाया था ये, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो, एक चीज सामने पड़ी हो, हाँ जी किया है, नहीं आया क्या हुआ, अच्छा ये हुआ। क्योंकि जब असल सवाल होगा तो उसमें जो फिगर आपकी निकलेगी वो आप कहीं से चेक नहीं कर सकेंगे पेपर में बैठ के कि हाँ ये सही है या नहीं, तो इसलिए सिखाने के लिए ये सवाल किया था, ठीक है। ओके, तो हम यहाँ पर एक वर्किंग करते हैं, वर्किंग 5 बनेगी मेरे ख्याल से, ठीक है। मिसाल के तौर पे वर्किंग 5, क्योंकि आपके पास 4 वर्किंग्स थी, बहरहाल नंबर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, चलेंगे ले वर्किंग जो भी है वर्किंग, ठीक है। वर्किंग में मैंने कहा जी मैं निकालना चाह रहा हूँ ओपनिंग बैलेंस एज ऑन 1 जुलाई 2013। 12 है, अच्छा 12, मुझे नज़र नहीं आ रहा यहाँ से, आप बता दें बस, 12, ठीक है। मैं ये बैलेंस निकालना चाह रहा हूँ, ठीक है। मैंने आपसे कहा क्या करूँ, आपने कहा जी वो ना रेट 15% है, ये जो क्लोजिंग आपके पास पड़ा है ना 3977, इसको डिवाइडेड बाय 80, ये ओपनिंग का 85 होगा, हमने रूल पढ़ा था, लिखा भी था, ठीक है। अगर ये क्लोजिंग 15% रेट है तो ये क्लोजिंग ओपनिंग का 85 है, तो आप इसको ऐसा करें, आप इसको ना डिवाइडेड बाय 39 कितना है, 39 बोलो 77, मुझे नहीं नज़र आई बेटा, फिगर बता दें, 957। ये जो फिगर है ना, आपने कहा जी 15% रेट की वजह से ये 85 हो चुकी है ओपनिंग का, ये 85 है तो ओपनिंग 100 है, आप इस तरह से कैलकुलेट कर लें। मैंने कहा अच्छा यार आप लोगों ने बता दिया, जज़ाकल्लाह। अच्छा फिर आंसर भी बता दो, 4679, ये फिगर आई। जब ये फिगर आई तो ये तो रूल के हिसाब से हमने निकाल ली थी। अब असल सवाल हमारे पास मौजूद था, मैंने कहा था इसलिए फ्रेश पेज पे दोबारा बनाओ, ये ऐसे ही कहा था ना। अब ज़रा असल सवाल पे जाके देखा तो वहाँ पे ये ओपनिंग बैलेंस जो इस दिन का है क्वेश्चन मार्क, ये क्या निकला हुआ था, 47 समथिंग, गड़बड़ हो गई। तो हमने डिफरेंस निकाला था, डिफरेंस कितना निकला था, 54188। वर्किंग्स में झांका था तो वहां से अंदाजा हुआ था कि ये गड़बड़ इस फिगर की है, और ये फिगर क्या है, ये फिगर 1 जुलाई 12 की WDV है। अब हमने सोचा अच्छा चूंकि ओपनिंग डेट पर ये वाले एसेट्स यहां मौजूद थे, ठीक है, और ये यहाँ पे ये क्रेडिट होने का मतलब क्या है, यहां से निकल गए हैं तो क्लोजिंग में तो नहीं पड़े हुए, तो हमें ख्याल अच्छा इस क्लोजिंग में तो ये डिस्पोज होने वाले एसेट्स नहीं पड़े थे, तो जब इनको यूज करके ओपनिंग निकाला तो उस ओपनिंग में भी एडिशन मौजूद, जब क्लोजिंग में था ही नहीं, तो क्लोजिंग में 85 नहीं था तो उससे 100 भी नहीं बना, वो सिरे से था ही नहीं, वो सिरे से इनमें था ही नहीं। तो फिर हमने कहा ये ओपनिंग तो निकला है, ये ओपनिंग बैलेंस तो है, लेकिन इस ओपनिंग बैलेंस में डिस्पोजल नहीं है, ये बल्कि एक्सक्लूडिंग ना ज़रा कंफ्यूजिंग होता है, मैं ज़रा यूँ लिख देता हूँ, ओपनिंग बैलेंस है बट विद आउट डिस्पोजल, विद आउट
डिस्पोजल। भाई बात समझ रहे हो, ये विदाउट डिस्पोजल निकला है, ठीक है। तो फिर कोई मसला नहीं है, ये ओपनिंग आ गया डिस्पोजल के बगैर वाला। अब हम डिस्पोजल को उठा के इसमें ऐड कर लेते हैं, क्या ख्याल है, ठीक है। तो हमने फिर यहां पर लिखा था ऐड। अब ओपनिंग चाहिए ना, ओपनिंग बोलो। तो डिस्पोजल भी, ये डिस्पोजल जो इस दिन 50,800 नजर आ रहा है, जो डिस्पोजल इस दिन 50,800 नजर आ रहा है, ये क्या इस दिन भी 50,800 था? नहीं, ये इस दिन 54,188 था। तो हमने यहां पर ऐड किया ओपनिंग बैलेंस ही, किसका? जो नहीं है ओपनिंग बैलेंस, बल्कि मैं यूं ना कह दूं इसको, ओपनिंग WDV चाहिए मुझे, और ज्यादा बेहतर हो जाए बात। बैलेंस से तो कंफ्यूज हो जाएंगे। ओपनिंग बुक वैल्यू विदाउट डिस्पोजल निकली। अब हम ऐड क्या कर लेते हैं? ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल। और ये हमें मिली कहां से? वर्किंग फॉर। भाई जाहिर सी बात है, अगर ओपनिंग मिस करेगा तो ये डिटेल तो देगा तो हम ओपनिंग पे जा सकेंगे ना, वरना नहीं है तो नहीं है। ये अज्यूम ना कर लेना कि सवाल में डाटा होगा। आपको ये सवाल दिया था उसमें डाटा गिवन था, ढूंढने की बात थी बस, ठीक है। ओके, नाउ हमने ऐड किया, कितना बनता है ये? 54188। जब इसको ऐड किया तो टोटल क्या आ गया? 4734,137। अब चेक करो जाके अपने असल सवाल में, यही फिगर थी। तो इसलिए मैंने उस रूल में आपको ये बात ऐड करवाई थी कि वो जो मैंने रूल लिखवाया था कि क्लोजिंग बुक वैल्यू इज इक्वल टू 85% ऑफ ओपनिंग बुक वैल्यू इफ रेट इज 15% एंड देयर इज नो डिस्पोजल। बल्कि आप लिख ही लो, पता तो चल ही गया है, देयर इज नो एडिशन और डिस्पोजल, क्योंकि पिछले सवाल में एडिशन ने भी मुसीबत डाली थी, ठीक है। अब इधर देखें, ये मैंने वर्किंग के अंदर कैलकुलेट किया है, वो सामने वर्किंग में। ये सवाल में गिवन नहीं था, मैं तो कह रहा हूं गिवन नहीं था। मैं कोई यहां से चल रहा हूं, मैं तो यहां से चल रहा हूं आपके सामने। ये इंफॉर्मेशन थी सवाल में, सारी वर्किंग की, और ये अपने रूल से क्लोजिंग से ओपनिंग बनाया है। और समझ आ रही है कुछ? अच्छा जी, ये जल्दी बात हुई थी ना कल, लेकिन जरा चाह रहा था कि घर जाके खपे थोड़ा सा इस पे जी। 434,137। वह याज किधर है भाई? किसी को जानता है उसको? एजाज घर गया हुआ है बस, इधर बुक वैल्यू, फिर इधर रिवर्स वर्किंग हो गई है। बहरहाल जी, अब वैसे तो आप वर्किंग करना चाहें ना, सुने इधर, तो आप ऑन ओपनिंग, एडिशन है कोई नहीं, ऑन ओपनिंग ऑन डिस्पोजल एक्सपेंस निकाल सकते हैं, बैलेंसिंग भी निकाल सकते हैं। दोनों का आंसर तो सेम ही होना है। और भाई दोनों का आंसर सेम ही होना है, ठीक है। चेक कर लो, आपने ओपनिंग ऑन ओपनिंग में क्या करोगे? इस पे 15% लगाओगे, बोलो। फिर ये गिवन है, और गिवन मतलब आपकी वर्किंग में तो गिवन है ना, यहाँ पे डेप्रिसिएशन, ठीक है। इन दोनों को ऐड करोगे तो डेप्रिसिएशन बनती है ना, बैलेंसिंग फिगर भी वही बननी है, बनती ही वही है। तो ठीक है, जो मर्जी निकाल लो, आप बैलेंसिंग निकाल लो। कितना? 705। बेटा ये बात समझ आई है? ये मैंने बैलेंसिंग लिखा है। चलो एक दफा कर लेते हैं, आज पहली दफा है ना, कर लेते हैं। लेट्स से मैं डेप्रिसिएशन की भी वर्किंग करता हूं, मैं टाइम जाया करता हूं अपना पर्चे के अंदर। मैं कहूंगा ऑन ओपनिंग, मेथड कौन सा है? WDV। तो ओपनिंग एसेट्स मौजूद है 4734137 मौजूद है, इंटू 15%। जी बताओ, इस पे तो कोई फ्रैक्शन नहीं ना लगना? 10/5। अच्छा डिस्पोजल है, सॉरी, ऑन ओपनिंग एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल 54,188 इंटू 15% जी 7092। इस तरह बोला करो कि मुझे समझ ना आ जाए कहीं। पूरी फिगर दोबारा बोल दो, नहीं समझ आ रही तो बोलो 701992, मुझे समझ आ जाए। नहीं वो 9, मैंने भी 9 लिखा, नहीं 9 मैंने क्या बता, दूसरा 9, ठीक है। ओके, उसके बाद कोई एडिशन था सवाल में? कोई एडिशन नहीं था इस साल में। कोई डिस्पोजल है? बिल्कुल है, लेकिन वर्किंग 4 में उसकी डेप्शन अब यहाँ पे निकाली नहीं है। कितनी थी वैसे? 3387, ऐसे ही है 8
8 करें ना तब ये डबल ये 0 आएगा, 8 8। अब जो भी था राउंड कर लें बस, ठीक है, एक आध रुपया ऊपर नीचे हो जाएगा, हाँ कुछ नहीं होता, राउंडिंग का डिफरेंस है। अब ये तो बराबर दिखाओ ना जी, इधर 3 3 8 8 जी 705 380 वही फिगर है। तो ये दोबारा क्यों काम करें ऐसा? अगर ऐसा पर्चा हो, सवाल ऐसा सवाल हो पर्चे में, क्लोजिंग गिवन था, ओपनिंग हमने निकाला, खूब सोच समझ के निकाला, अभी एडिशन समेत भी देख लेते हैं, डिस्पोजल की वर्किंग की हुई थी, तो ये कर लें या बैलेंसिंग निकालें, आंसर दोनों का सेम होना है, तो पर्चे में वक्त बचा लेना। उसने अकाउंट मांगा है, उसने कौन सा कहा डेप्शन की एक्सपेंस की वर्किंग करके दो, मैं जो सवाल का सोल्यूशन दूंगा उसमें वर्किंग हुई होगी, पर आपने क्या करना है, आपने ये स्किप कर देनी है। और आपने सारा सवाल करने के बाद, कि मैं बता रहा हूं आपको, सोल्यूशन में आपके लिए कॉपी करवाता हूं, उसमें डेप्शन एक्सपेंस भी कैलकुलेट किया होगा उन्होंने। आपने क्या करना है, बी कॉन्फिडेंट, क्लोजिंग उसने दिया होगा, ये वर्किंग करके आप यहां पे लिखेंगे, ओपनिंग ऐसे निकालेंगे और बैलेंसिंग फिगर निकाल लेंगे, आपका वक्त बच जाएगा, ठीक है। क्योंकि उसने सवाल में उसमें रिक्वायरमेंट मांगी हुई है एसेट अकाउंट बनाओ, उसने ये तो नहीं कहा डेप्शन एक्सपेंस की वर्किंग भी शो करो। मैं पढ़ता हूं वैसे, रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं अभी, ठीक है। ये बात समझ आ गई, यहां तक सही है। अब आगे बढ़ते हैं एक कदम, ठीक है। अब अगले साल मैं ये डेप्शन की वर्किंग नहीं करूंगा, ठीक है, इजाजत है इस बात की ना। जब मैंने प्रूव कर दिया कि दोनों का काम बैलेंसिंग निकालो चाहे ये वर्किंग करो, आंसर तो दोनों सूरतों में सेम है, तो फिर क्यों हम पागल हैं कि हम इतनी वर्किंग करेंगे, वक्त बचाएंगे, ठीक है, सही है ना। ओके, बस उसके लिए जरूरी है कि ये कॉन्सेप्ट मजबूत हो कि ये फिगर 50 800 यहां आएगी और ओपनिंग के अंदर ये असरात होते हैं। और रूल लिखवा देता हूं अभी, ठीक है, कोई उर्दू का रूल बना लेते हैं, कोशिश करते हैं। बहरहाल यहां तक कोई मसला है तो बताएं। ओके, कितने बच्चों को कल ये बात समझ नहीं आई थी? बी कॉन्फिडेंट चले, बस 1 2 3 4 5 अभी समझ आ गई। चले, पिछले साल में थोड़ा सा मसला हुआ था क्योंकि वो वैसे भी जाते जाते बात हुई थी, वो तो 5 मिनट अगर मेरे पास और होते ना तो वो भी समझा के भेजता। बहरहाल कोई बात नहीं, अभी कौन सा आप घर चले गए हैं, ये ओपनिंग है, इसका मतलब जब पिछले साल का क्लोजिंग उठा के यहां ओपनिंग लिख सकते हो तो ये वाला ओपनिंग भी उठा के पिछले साल का क्लोजिंग लिख लो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो ये ओपनिंग 4734 लो जी, फिर वहीं पे खड़े हैं जहां से शुरू हुए थे, बस 1 साल पीछे चले गए। अब सवाल ने हमें डाटा दिया हुआ था, पहली तीनों ट्रांजैक्शन इस साल से रिलेटेड थी। सवाल ने बताया था एक एडिशन भी है, कितना, 80,000 का, ये तो सवाल ने बताया हुआ था, ठीक है। उसके बाद 2 अदद डिस्पोजल हैं, डिस्पोजल डिस्पोजल डिस्पोजल, पहला किस दिन हुआ है, पहला किस दिन हुआ है, 1 12 11, दूसरा 1 2 12, ये वर्किंग नंबर 1 में, ये वर्किंग नंबर 2, याद आया कुछ? ओके, अब वर्किंग नंबर 1 में WDV ऑफ डिस्पोजल आपने निकाली होगी, ओके। आप चलते आए होंगे लेकर इस एसेट को और आप आए होंगे 1 जनवरी 11 तक, और फिर आपने इसको 1 12 की बजाय लिख लिया होगा 31 होता है ना नवंबर, अच्छा जी 3 नवंबर होता है जी, ये एक ही बात है, और ठीक है ना। अच्छा, आपने यहाँ पर लिखा होगा उसकी डेप्रिसिएशन को, आप कहोगे यार ये नहीं अच्छा लग रहा, आप ऐसे ही लिखो ना जैसे लिखा हुआ है, ये लो, ठीक है, 1 12 11, ठीक है, अब ठीक है। WD जी कितनी आई थी बुक वैल्यू ये तो बता दो, अब सवाल में ये सारा काम तो दोबारा ना करवाओ प्लीज। ये वर्किंग 1 ओपन करें ना, और 1 जनवरी 11 की ओपनिंग बुक वैल्यू कितनी थी, 153 ये 2 लाख वाले को ना बंदा पूछे बस कि ये कहाँ से आया है, 153,956, ये वो होगा जिसने आज तक इस सवाल को किया ही नहीं होगा, रोज कह के भेजते थे। वो किधर गए वो रोज वाले 2 मुजरिम, इधर है वो बंदा, होमवर्क करके आए हो, लगता आज आया ही नहीं वो, ये भी ठीक है, किधर, नहीं तुम तो नहीं, दूसरा जो वादी मुजरिम दूसरा था, तुम्हारा तो दिल नहीं कर रहा था ना, इसका होमवर्क चेक करो आगे, वो आदि मुजरिम और है। हजरत आपने होमवर्क किया आज, हाँ खड़े हो जो, याद आया मुझे, वो तीसरा नहीं आया आज, इसका होमवर्क चेक करो आगे,
चेक करा दिया? ओके वेरी गुड। ये स्पिरिट चाहिए। पेपर इस दफ़ा पास करना है, अगली दफ़ा पे नहीं रखना है इसको, अगली बार अगला पेपर पास करना है बेटा जी। डेप्रिसिएशन कितनी आई थी? 96। 2 नहीं है, 2 पे रुक गए हो तुम जी। 144 ये फिगर हमने लिखी थी अपने अकाउंट में, याद आ रहा है? 144,334 ठीक हो गया। उसके बाद ऐसे ही एक वर्किंग 2 भी हुई थी, वो बहुत आसान है, वो तो मैं खुद भी, वो तो मुझे खुद भी अभी तक याद है। वो ना मैं बताता हूँ ना, वो ये ऐसे था कि वो यहाँ से डैश नहीं हुई थी, यहाँ से ही स्टार्ट हुआ था 1,7,11 से, और वो गिवन थी 20,000, मुझे याद आ गया जी। ये तो याद था मुझे कल वाली फिगर जी। अब हमने 1, 2, 12 तक डेप्रीसिएशन इसकी ली थी को 7-8 महीने की 1500। अच्छा 17 भी ऐसे कहोगे कि 15 लगे, बस कोशिश ही यही है आप लोगों की। ओके जान के ना किया करो वैसे बेटा, उस्ताद तकलीफ पहुंचाओगे तो क्या क्या, जिसने उस्ताद को सताया उसने रिक्शा ही चलाया। नहीं, रिक्शों के पीछे लिखा हुआ है जिसने उस्ताद को सताया, माँ बाप भी लिखा होता है, उस्ताद भी माँ बाप की तरह ही होता है, कहानी वालदैन और असल वालदैन। तो जिसने उस्ताद को सताया उसने भी रिक्शा ही चलाया। ऊबर बेशक चला लोगे पर चलाओगे यही। ओके ओके अब आते हैं वापस, हम क्लोजिंग पे मौजूद हैं, ये भी लिख लो। ये डाटा हमें गिवन था 18,000। अब मसला ये है ना, मसला ये है कि ये बुक वैल्यू पे एसेट का अकाउंट बन रहा है, तो ये बुक वैल्यू पे है तो 30 जून। हाँ वरना कहने लगे थे बैलेंसिंग कर लो, कहने लगे थे कुछ बच्चे भाई 2 क्वेश्चन मार्क हैं तो बैलेंसिंग नहीं निकल सकता। आप कहोगे एक्सपेंस निकाल लो, भाई ओपनिंग होगा तो एक्सपेंस निकालेंगे, सबसे पहले तो ओपनिंग चाहिए, तो फिर ओपनिंग ही चाहिए और कुछ नहीं, ओपनिंग ही चाहिए। अब ओपनिंग निकलने लगा है और फिर वही काम वर्किंग अगेन वर्किंग, ये वर्किंग 5 चलो कर ही लो, इसको वर्किंग 6 कह लेते, ठीक है। अब हमें अब क्या चाहिए? ओपनिंग बुक वैल्यू है एज ऑन 1/7/11। वाह भाई वाह। ओके जी। अब ओपनिंग बुक वैल्यू जब हमने निकालनी है इस फिगर को यूज कर, हमें भला इस फिगर का 4734,137, जब इस फिगर को यूज करेंगे और इसको यूज करके डिवाइड बाय 85 इंटू 100 करेंगे, और जो भी फिगर आनी है पहले लिख लो, करते हैं वहां पे भी पहुंचते हैं कि जहां पे गड़बड़ होनी है, वो समझाने के लिए तरतीब से चलो जी। बताओ 4 अच्छा 556957 ये फिगर आ जाएगी तो हमें ख्याल आएगा ओहो इस क्लोजिंग में आते आते तो ये दोनों बेचारे डिस्पोजल तो निकल गए हैं, लाइक हेयर ऑल्सो हेयर, निकल गए हैं क्लोजिंग, ठीक है। तो क्या करोगे आप? कहोगे ये जो है ना, ये ओपनिंग जो है ये विद आउट डिस्पोजल है। हमने कहा अच्छा हम ऐड कर लेंगे किसको? डिस्पोजल को। लेकिन डिस्पोजल की ओपनिंग डेट में फिगर अगर ओपनिंग डेट वाली चाहिए तो ओपनिंग ऐड करोगे ना, तो ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल अब 2 है तो 2 ही ऐड कर लो भाई, कोई मसला नहीं है, ठीक है। पहले की ओपनिंग बुक वैल्यू है 153,956, ये वर्किंग नंबर 1 से आई फिगर प्लस 20,000। वर्किंग का रेफरेंस दो या ना दो सवाल में भी गिवन था ये तो वैसे, ठीक है। टोटल बताओ हैं 173,956 और यूं सीना तान के टोटल किया आपने, यूं जरा जल्दी करें 57435 और यूं सीना तान के आपने जब ये बैलेंस टोटल किया तो आपने उठाकर देखा उस ओपनिंग को, और तो सवाल वाला ओपनिंग होना चाहिए था 5,660,000 और ये नहीं है, नहीं है। और जैसे उस्ताद कभी कभी भूल जाए मेरी तरह का तो वो फिर क्या कहता है, देखा गलत आया,
मैं भी यही कह रहा था, ठीक है। तो बहरहाल मैं ये नहीं कह रहा था, ठीक है। फर्क निकालो जरा दोनों में फर्क। ये पहली बार सिखा रहा हूं ना, क्योंकि जो सवाल आपको होमवर्क दिया था, जो आज फिर होमवर्क में जा रहा है विद सोल्यूशन, चलो सोल्यूशन दे दूंगा, विद सोल्यूशन होमवर्क में जा रहा है, उसमें आपको असल वाली चीज सोल्यूशन में मिलेगी, जो फेल होने वाले बच्चे देखते हैं साथ साथ। आप तो पास होने वाले बच्चे हैं, आप तो सारा पेपर में सोल्यूशन करने के बाद उसको देखेंगे जो आपको देके भेजूंगा, ठीक है ना। तो वैसे इसलिए सिखा रहा हूं, यहां पे फर्क निकालो। 5 6 6 0 यही था ना असल लफ्ज, असल अल्फाज ये थे, असल फिगर ये थी जी। क्या अजीब सी फिगर, ये तो मिलेगी ही नहीं। अब यहां कॉन्सेप्ट अप्लाई होना है सही, जिसका मजबूत कॉन्सेप्ट था। इतने दिनों से ये फिक्स एसिड का टॉपिक करवाते करवाते एंड पे इसको ऐसे ही नहीं लाया था। पहले दिन करवाता था ये वाला सवाल, पहले दिन अगले दिन बच्चे ने क्लास ही नहीं से आना, रहने दो जी, कोई नहीं, हो नहीं सकता ये। अकाउंटिंग इज नो मोर आर प्रॉब्लम, ओके, RIP, ओके। अब सुनो, ये तो बिल्कुल सही किया आपने, इसमें तो कोई शक नहीं है, ये तो प्रूवन है, ये तो प्रूवन है, ये काम तो करना था, ये काम सही किया। द प्रॉब्लम इज कि आपने ये 4734 जो यूज करके ओपनिंग बनाया है, इसमें ये भाई साहब भी शामिल हो गए हैं। जैसे ये वाली चीजें यहां से आते निकल चुकी थी, ये आते आते यहां पे ऐड भी तो हो गया। अब क्या ये एडिशन ओपनिंग में होता है? एडिशन ओपनिंग में, जब ओपनिंग में नहीं होता तो हम फिर फिगर निकालें और उसमें उसका असर चला जाए, क्या ये मुनासिब है? नहीं। तो हम पहले क्लोजिंग को किया करेंगे पाक। क्या किया करेंगे? पाक साफ, ये पाक पाक पाकिस्तान, सेफ गार्ड किया करेंगे इसको, ठीक है। ये गलत क्यों है भाई? ये वैसे गलत नहीं है, बेसिकली हम क्लोजिंग बैलेंस से ओपनिंग निकालना चाह रहे हैं। ओपनिंग में एडिशन नहीं पड़ा होता, इस क्लोजिंग में एडिशन के असरात पड़े हैं। मुकम्मल 80 ना सही, 9000 डेप्रीसिएशन में निकल गए होंगे, 9000 ही था ना, 71 तो फिर भी इसमें पड़ा हुआ है अभी उसका। अब अगर वो 71 इसमें पड़े ही इसको हम ग्रॉस अप करें तो वो 71 भी ग्रॉस अप हो जाता है और ओपनिंग फिगर में आने लग जाता है, जिसकी वजह से ये फिगर गलत हो जाती है। तो फिर हम यहां पर सबसे पहला काम क्या किया करेंगे, इसको मैं यूं लिख लेता हूं, एडजस्टेड। चलो ये क्या करना है जी, इसको करना है एडजस्ट फॉर एडिशन इम्पैक्ट। ये एडजस्ट फॉर एडिशन क्या मतलब? हम कह रहे हैं जी क्लोजिंग जो है, क्लोजिंग इंक्लूडिंग एडिशन, वो कितना है? 4734137, ठीक है। इसमें असरात मौजूद हैं एडिशन के, बोलो। हम क्या कहते हैं, लेस कर दो इसमें से इम्पैक्ट ऑफ एडिशन, ठीक है। अब वो कितना है भाई? 80,000 तो असल में था जो यहां पे पड़ा, लेकिन क्लोजिंग तक आते आते डेप्रीसिएशन के वास्ते से 9000 निकल कर क्लोजिंग तक जाते जाते कितना रह गया है? तो -9000 थी डेप्रीसिएशन, ऐसे ही था, 9000 थी डेप्रीसिएशन, ठीक है। चेक भी कर सकते हो, 80,000 का एसेट जिस दिन भी आया, वो मैंने डेट नहीं लिखी। बहरहाल 71,000 जब इसको हमने माइनस किया तो ये क्या हो गया? पाक साफ एडिशन 466 अब ये है हमारा पाक साफ क्लोजिंग, जिसमें एडिशन के गंदे असरात नहीं है। अब हम इस पाक साफ क्लोजिंग को उठाकर लाए, यहां पर लिखा 3137। बात समझ रहे हो? ये काम समझ आ रहा है? जब इसको यूज करके फिगर लिखी यहां पर तो हो गया 548, हाँ 4 करो ना, जरा अच्छा लग जाएगा। अच्छा 4 आता है, ये लो। अच्छा अब बताओ, चेक करो कर लो ना। 566000, क्या बात है, मुबारक।
वर्किंग नंबर 6 थी वो, अच्छा जी, वर्किंग नंबर 6 जी। ये वो फिगर देखो सवाल के अंदर गिवन थी, लेकिन हमने तो सवाल वाली को देखा ही नहीं, हम तो रिवर्स वर्क करके आए। अब चाहो तो डेफिशन एक्सपेंस की लंबी सी वर्किंग करो, जिसमें लिखो ऑन ओपनिंग एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल, फिर ऑन एडिशन, फिर ऑन डिस्पोजल, फिर उसको लिखो, या ऐसे बैलेंसिंग लिख लो अगर कॉन्फिडेंट हो तो 8432। ये जो आपने कैलकुलेट की होनी है वही फिगर होनी है, एग्जैक्ट देख लीजिएगा, ठीक है। ये था कॉन्सेप्ट। अब इसको समझें, कोई क्वेश्चन है तो पूछें और फिर सवाल ओपन करें जो होमवर्क में था। भाई इधर आ जाओ यार, तुम्हें बता दूं कहाँ पे पड़ा है सोल्यूशन इसका, उसको कोशिश करके ना एक सफ़े पे फ्रंट बैक करके इन सबको ला के देना। फाइल ही खोलूँगा, वो फाइल तुम्हें मिले ना मिले बाद में। ये लोकल डिस्क, ये है बुक्स नहीं पड़ी हुई यहाँ पे, FR1 की ना बुक का सवाल है। सरुमैर शिराज, मार्च 19, FR2 की बुक्स है, 1 की भी मिलेगी। ये बुक्स पढ़ी है ना, ये ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब मज़ा आया ना, ये वो PDF, फिर तुम मारे जाओगे, PDF ही है, चलो कोई नहीं, तो जैसा भी है अब कॉपी करवा लो। वो होगा प्रैक्टिस सेट सोल्यूशन, पास पेपर सोल्यूशन, ये आ गया इसके सोल्यूशन। इसका क्वेश्चन पेपर भी ओपन कर लेना, पता लग जाए। भाई वो PDF ही है, अब बस ले आना, जैसे भी है कॉपी कर लेना। खैर ये देखें देखें, इसको समझें, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और अपने सवाल पे आप अप्लाई करना शुरू करें। मैं पढ़ाता हूँ, मैं आपके लिए सोल्यूशन कॉपी करवा लूँ। आई थिंक ये था क्वेश्चन नंबर, ये यहाँ कहीं था, ये 24 है असल में, कॉपी FR1 की बुक में, और ये भी 24 सोल्यूशन पे पहुँच जाते। चलो ये कहाँ पहुँच गया, 27 पे पहुँच गया। इतनी तेजियाँ, ये 24 है, ठीक है, यहाँ से शुरू हो रहा है। ये 2 पेजेस पे आ जाएगा, आधा उस पे सब पीछे। ये 23 आ गया, 23, अच्छा आगे नहीं, ये 23 से आगे 24। ये है, ये ठीक हो गया। नहीं, ये इसका आंसर नहीं चाहिए मुझे, तो ये चाहिए जो अब उनको दिया हुआ है। नाम क्या है इसका वाला सवाल का? MJ एंटरप्राइजेज है, अजफार एंड कंपनी। ये 23 है, ये वाला, ये 23 का सोल्यूशन। हाँ ये यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है। ये करना कोशिश करके, ताकि बच्चों को कम से कम वो कैरी करना पड़ सकता है। ये मेरे ख्याल में 200 पे आ जाएगा फ्रंट बैक, ठीक है ना। ये ला के दे दो इनको, कर तो ये खुद ही लेंगे, ठीक है। करना है फ्रंट बैक एक सफ़े पे जल्दी से। ये क्या है? ये वो जो सब आपने कहा था कि रख लो कॉपी के, तो उतों क्यों इतना फर्क छड़े है? बरकत ले, जल्दी ना क्या करो, जाओ स्कूल से ये भी सही करके लाना, स्कूल वाला। ओके, क्वेश्चन हम ओपन करें, सोल्यूशन इज कमिंग। जी क्वेश्चन ओपन करें, हो जा। क्वेश्चन 5, ये बज़ाहिर छोटा सा नजर आने वाला क्वेश्चन, क्यों नहीं होमवर्क कर रहे तुम? आज पेज लेके जाओगे? बैठ जाओ स्टूडेंट। किसमें? मैंने ये ओपनिंग निकाला है ना, किसको लेस करने के बाद? यार फिगर दसो ना, केड़ी लेस करके।
ये ओपनिंग है तो क्लोजिंग है, ये क्लोजिंग है, इससे ओपनिंग निकला है, लेकिन ये क्लोजिंग वो तो नहीं है जो लेजर में नजर आ रहा है। इसमें से हमने एडिशन के असर को निकाला है, क्यों? हाँ सही है, आगे बढ़ो। मुझे आपका क्वेश्चन ही समझ आ रहा है, कहाँ पे ऐड नहीं करते, कहाँ पे करना चाह रहे हैं आप? राइट, प्लीज, टाइम ज़ाया हो रहा है। मैं वहां पे, आप बैठे भी कोने पे, मैं आ भी नहीं सकता पर्सनली आपके पास यार। फिगर बताओ, यहाँ पे ऐड करना चाह रहे हो कि यहाँ पे करना चाह रहे हो? वो फिगर दस दो ना भाजन, 4663137, हाँ ये आया है। डिस्पोजल को क्यों नहीं ऐड करते? क्लोजिंग डेट पे वो थे ही नहीं, इसमें तो पड़े ही नहीं है, तो कैसे ऐड करोगे? क्लोजिंग इसमें नहीं है, क्लोजिंग डेट में डिस्पोजल नहीं है, लेकिन क्लोजिंग डेट में एडिशन पड़ा है। तो जब हम क्लोजिंग से ओपनिंग बनाएंगे तो उसमें डिस्पोजल के असरात नहीं होंगे, लेकिन अगर एडिशन पड़ा रह गया तो एडिशन के असरात पड़ जाएंगे। ठीक है, रूल लिख लें एक, चले बना लेते हैं, कोई रूल लिख लें, लिखें। जब हम क्लोजिंग से ओपनिंग निकालेंगे, समझ नहीं भी आया तो याद रखो, रटा ला लो। कितने बच्चों को समझ ही नहीं आया अभी तक? अभी तक एक बच्चा तो हो गया, और बता दें, कुछ नहीं होता, मैं कुछ कह रहा हूं। कितने बच्चों को समझ आ गई है? जिन्होंने हाथ नहीं खड़े किए वो कौन है? वो कौन लोग हो तुझसे? रूल लिखे, रूल लिखे, मुझे सोचने तो दो, वो सोचने दो। जब हम क्लोजिंग तो लिखवा दिया था, सोचने तो दो मुझे, कुछ छोटा सा जुमला लिखवा दूं। जब हम क्लोजिंग बैलेंस से ओपनिंग निकालेंगे तो पहले उस क्लोजिंग में से पहले उस क्लोजिंग में से एडिशन की क्लोजिंग बुक वैल्यू माइनस कर देंगे। तो पहले उस क्लोजिंग में से एडिशन की क्लोजिंग बुक वैल्यू माइनस कर देंगे। चेक करो, डेरा गाजी खान का बच्चा मुझे बता रहा है अब माइनस होता है। अच्छा जी, मैंने ये उसूल लिखवाया अभी, सुने थोड़ा सा डेमो, बाकी बात लिखनी नहीं है, बाकी सिर्फ सुने। मैंने कहा जी, जब भी हम क्लोजिंग बैलेंस से ओपनिंग निकालेंगे तो पहले उस क्लोजिंग में से एडिशन की क्लोजिंग बुक, क्लोजिंग लिख, एडिशन की क्लोजिंग बुक वैल्यू माइनस कर देंगे। यहां पे वजह सुन लो, आगे लिखना कुछ नहीं है, वजह सुनो भाई। हमने ओपनिंग पे जाना है, ओपनिंग में एडिशन नहीं था। ओपनिंग में एडिशन होता है? नहीं। क्लोजिंग में एडिशन पड़ा है। अब अगर आप इस क्लोजिंग में, जिसमें एडिशन के असरात पड़े हैं, क्लोजिंग बुक वैल्यू उसकी तो बड़ी है ना एडिशन की, वो उसके समेत हमने ग्रॉस अप कर लिया, तो जो ओपनिंग होगा उसमें भी एडिशन के असरात पड़े होंगे, जबकि ओपनिंग में तो एडिशन होता ही नहीं है। तो पहला क्या किया, पहला क्या काम किया हमने? क्लोजिंग से ओपनिंग बनाने के लिए सबसे पहले उस क्लोजिंग में से अगर कोई एडिशन था तो उसकी क्लोजिंग बुक वैल्यू को माइनस किया। दूसरे साल में क्यों नहीं करना पड़ा? दूसरे साल में कोई एडिशन था ही नहीं। ठीक है, अच्छा अब ये हो गया काम। तो मैंने आपको लिखवाया, जब हम क्लोजिंग बैलेंस से क्लोजिंग बुक वैल्यू से ओपनिंग बुक वैल्यू निकालेंगे तो पहले इस क्लोजिंग बैलेंस से एडिशन की, यार तू पता नहीं की लिखे हुआ है, जो मैं लिखवाया वो भी नहीं लिखा सही तरह, दिखा दो यार कोई बंदा ये रूल जो मैंने लिखवाया दोबारा। मैं जी, जब हम क्लोजिंग बैलेंस से ओपनिंग निकालेंगे तो पहले उस क्लोजिंग में से एडिशन की क्लोजिंग बुक वैल्यू माइनस कर देंगे। यहां तक बात सही हो गई? ठीक है, अब अगली बात लिखें, फुल स्टॉप लगाएं, नया पैरा शुरू करें। उसके बाद हम जो ओपनिंग निकालेंगे, उसके बाद
हम जो ओपनिंग निकालेंगे उसमें डिस्पोजल्स की ओपनिंग बुक वैल्यू ऐड कर देंगे। रूल लिखो, समझने वाली बात यहां नहीं लिखते होते, यहां तो सिर्फ रूल लिख रहे हैं ताकि पेपर के लिए याद रहे, ठीक है। उसके बाद हम जो ओपनिंग निकालेंगे उसमें डिस्पोजल की ओपनिंग बुक वैल्यू ऐड कर देंगे। उसके बाद हम जो ओपनिंग निकालेंगे उसमें डिस्पोजल की बुक वैल्यू ऐड कर देंगे। अब इधर सुन लो क्यों ये किया, सुन भी लो ना। अब क्लोजिंग में से एडिशन का असर निकल गया, ठीक है। अब क्लोजिंग पाक साफ है। जब इससे ओपनिंग बनाया तो एडिशन तो निकाला था हमने, डिस्पोजल तो एंट्री नहीं निकाला हुआ है पहले से। क्लोजिंग तक आते आते डिस्पोजल बेचारा तो आता ही नहीं है, वो तो पहले ही निकल जाता है। अब जब बगैर डिस्पोजल वाले क्लोजिंग से ओपनिंग बनाया तो ओपनिंग के अंदर उसका असर आया ही नहीं, हालांकि ओपनिंग डेट पे डिस्पोजल पड़ा था। तो फिर हमें क्या करना पड़ा, उसको ऐड करना पड़ा, ठीक है। तो ये जो दूसरी वर्किंग की है ना, वर्किंग 6, ये मैक्सिमम है। इसको उर्दू में मैंने उसूल के तौर पे लिखवा दिया। अगर अभी भी किसी को समझ नहीं आ रही ना तो वो इस उसूल को अब याद कर ले, अब मैं और कुछ नहीं कर सकता उसके लिए, ठीक है। तो क्या करेंगे जी, क्या करेंगे हम, सबसे पहले क्लोजिंग से ओपनिंग निकालना है तो सबसे पहले क्लोजिंग में से ओपनिंग, क्लोजिंग में से एडिशन की क्लोजिंग बुक वैल्यू माइनस कर देंगे। अब ये क्लोजिंग पाक साफ हो गया। अब इससे ओपनिंग बना लेंगे। अब ओपनिंग तो बन जाएगा लेकिन उसमें डिस्पोजल के असरात नहीं होंगे क्योंकि क्लोजिंग में वो थे नहीं। तो फिर उसमें क्या कर देंगे, ओपनिंग WDV ऑफ डिस्पोजल ऐड कर देंगे। इज इट क्लियर? अब आए क्वेश्चन को पढ़ते हैं, सिचुएशन पे पहुंचाते हैं कि यही सिचुएशन बन रही है। क्वेश्चन नंबर 5, अगेन दिस इज योर होमवर्क। फोटोकॉपी हो रही है सोल्यूशन की, उससे परेशान ना हो, फोटोकॉपी। लेकिन पास होने वाले बच्चे एक ट्राई और करेंगे। मैंने आज बड़ी तफसील से बात कर दी है, मुझे उम्मीद है आप इंशाल्लाह कर लेंगे सोल्यूशन देखे बगैर। एटलीस्ट 80-90% तो कर ही लेंगे, कोई एक दो गलती हो जाती है। नंबर देखो इस सवाल के, 22 नंबर का आया हुआ सवाल। अगर रिवर्स वर्किंग की तरफ गया तो हैवी क्वेश्चन हो जाएगा। तो आप प्रैक्टिस करो, मेरे पास और प्रैक्टिस नहीं है इसकी। IVR 1 में भी यही मुश्किल सवाल था, बिल्कुल टेस्ट में एक आधा देंगे कोशिश करके, लेकिन ये अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे। तो इसलिए एक था, एक को खुद बना लिया ताकि ये जो है इसका सलूशन आपको दे दूंगा। अब सब सेम है, इवन भाई अटेम्प्ट ऑटम 13 और ऑटम 11 2 साल का फर्क है, लेकिन इसमें आप देखोगे इतनी ज्यादा रिजेम्बलेंस है कि आपको इवन वर्किंग का फॉर्मेट भी नहीं छेड़ना पड़ेगा। इसी वजह से मैंने ये दोनों क्वेश्चन इकट्ठे रखे। गलती ये हो गई कि इसको 6 बना दिया, उसको 5 रखता और 6 रखता तो शायद आपको ज्यादा अच्छा लगता। बहरहाल क्या रिक्वायर्ड है जरा पढ़ो। मशीनरी अकाउंट कह रहा है, डिस्पोजल तो बना ही लोगे ना, उसमें तो मसला नहीं है। मशीनरी अकाउंट, और भाई एक्यूमुलेशन का कहीं डाटा शाटा गिवन नहीं है, बुक वैल्यू पे ही बनना था ये, ठीक है। अब देखो वो कह रहा है मशीनरी अकाउंट बनाओ फ्रॉम 1 जुलाई 9 टू 30 जून 11। सबकी तवज्जो चाहिए, 1 जुलाई 9 ऐसे ही है। इसमें ओपनिंग आएगा, ठीक है। फिर 30 जून 10 आएगा, ये क्लोजिंग आएगा, ठीक है। फिर 1 जुलाई 10 होगा, ठीक है, यहां पर ओपनिंग आएगा। फिर 30 जून 11 पर रिक्वायर तो उसने ये किया है। क्या सब मुत्तफिक हैं इस बात से? ये रिक्वायरमेंट पढ़ें, रिक्वायरमेंट यही है, ओके। अब डिस्पोजल अकाउंट भी है, जो डिस्पोजल जितने होंगे आप बना लेंगे, उसमें कोई इशू नहीं। यहां पे भी बनाए थे हमने, वहां पे भी आप बना लेंगे, वो कोई इशू नहीं है, वो कोई क्वेश्चन नहीं है। जब सब पता होगा, वर्किंग हुई पड़ी हो डिस्पोजल अकाउंट, तो आप 1 मिनट में बना लेते हैं, ठीक है। अब सवाल के स्टार्ट में है, द WDV ऑफ प्लांट एंड मशीनरी ऑफ अजफर एंड कंपनी एज एट 30 जून 11 इज 831,100। दिस इज द प्रॉब्लम। ये गिवन है। नीचे वाले सवाल में देखो 5660 गिवन था, भाई मैंने कुछ नहीं किया, मैं कल लड़ाई करने आ जी। 56 नहीं बह जाए, 5660 गिवन था, ओपनिंग गिवन था, क्लोजिंग तक आए थे। आज उसने रिक्वायर ये 2 साल की अकाउंट को किया है और डाटा कौन सा दे रहे हैं? प्रॉब्लम समझे हो?
सेम सिचुएशन बनाई है मैंने आपकी तरह से, सवाल में बिल्कुल आप देखेंगे नंबर ऑफ एडिशन डिस्पोजल भी सेम है, और सवाल दो मुख्तलिफ है, दोनों आई कैप के हैं, मुख्तलिफ अटेम्प्ट्स में आए हुए हैं। ठीक है, आगे बढ़ो। आगे कहता है ऑन 1 जुलाई 7 सेकेंड हैंड मशीनरी वॉज परचेज। इससे परेशान ना हो, अभी बस अगली बात ही कॉस्ट डिटर्मिनेशन है, बी रिलैक्स ना हो। ठीक है, अभी वही बात होने लगी है इंशाल्लाह। द WDV ऑफ प्लांट, सॉरी, ऑन 1 जुलाई 7, ये तो कोई पुरानी बात कर रहा है। सेकेंड हैंड मशीनरी वॉज परचेज्ड फॉर 3 लाख, एन अमाउंट ऑफ 2 लाख वॉज स्पेंट ऑन इट्स ओवरहॉलिंग बिफोर यूज। वो को पुरानी मशीनरी खरीद के ओवरऑल किए बगैर यूज नहीं हो सकती थी, तो बहरहाल इसको ये तो भी पढ़ना ही है, कॉस्ट डिटर्मिनेशन। अगर इनिशियल तो 3 और सवाल होमवर्क में चले जाएंगे इंशाल्लाह, पहले 3, और सब्सिक्वेंट की बात ना हुई तो ये स्टिल आपके जहन में रह जाएगा कि मैंने 3 + 2 5 क्यों कहा है। बट इस सवाल के साथ अभी फिलहाल लिखें कितनी है कॉस्ट, ओवरऑलिंग के बगैर वो नहीं पुरानी मशीन चल सकती थी ना, तो हमें 3 में नहीं 5 में पड़ी है। ठीक है, तो 5 लाख क्या है कॉस्ट, सही है। अब 1 जुलाई 7 को हमने एक मशीन खरीदी थी 5 लाख की, दसो जी अदा की करना है इस अकाउंट से, इसका तो कुछ नहीं करना, दिस वॉज इररेलेवेंट फिलहाल तक तो हमारे 7 की एंट्री है ना, तो 7 में एडिशन किया होगा कितने का, 5 लाख का। कितने का, 5 लाख का। ये तो लिख लिया है ना, कॉस्ट 5 लाख है, 3 लाख नहीं है, 2 लाख नहीं है, 5 लाख है। ओके, ये बता दूंगा मैं। ठीक है, 7 में किया होगा। आगे बढ़ो, कहता है दूसरे पॉइंट में, ऑन 1 जनवरी 8 मशीनरी कॉस्टिंग 250 वाज परचेज। ओ पागल तो नहीं हो गया भाई, क्या करी जा रहा है? ओ हमारा 2009 का ये क्या तुम क्या कर रहे हैं यार? तुम सवाल को कह रहे हो, आप क्या कर रहा है? तो पहली दोनों एडजस्टमेंट में तूने वो वाली एडजस्टमेंट दी है जो ऊपर की है, हमारे अकाउंट में आ नहीं रही, अब परेशानी बढ़ती जा रही है। पॉइंट नंबर 3, द मशीनरी परचेज्ड ऑन 1 जुलाई 7 became पुरानी एंड was sold for 1 लाख ऑन 1 जनवरी 10। आ गई बात, ये बड़ी मुसीबत थी भाई, तू कठिन लिख दे। बहरहाल ऑन द सेम डेट न्यू मशीनरी वॉज परचेज एट अ कॉस्ट ऑफ 600। जी ये एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन है, समझाया था एक्सचेंज वर्सेस रिप्लेस, और कहा था एक दिन आएगा आपको ये काम आएंगी बातें, तो वो दिन आ चुका है। वो दिन शायद पेपर में भी आया हो थोड़ा सा, ठीक है, टर्म टेस्ट में, वो दिन आज फिर आ चुका है। ठीक है, तो टर्म टेस्ट का सोल्यूशन नहीं मिला अभी तक आपको? दिस वाज ओके, ये आज लेके जाना। इसके बाद कोई क्लास होती है आप लोगों की? नहीं भी होती तो 15 मिनट बैठ जाना, ठीक है ना, फोटो कॉपियर पे भिजवाता हूँ, लेके जाइएगा। जैसा भी हो, प्लस माइनस जैसा भी हो, यानी कि वो कोई अगर लाइनमेंट शाइनमेंट ना हो, बस ठीक है, सोल्यूशन होगा। ओके, वो मैं आपको भेजता हूँ, फोटो कॉपियर से लेके जाना, क्योंकि आपने वो क्वेश्चन भी आज होमवर्क टिका के आज संडे आप बोर ना हो संडे पे। ओके सुने, अच्छा सुने प्लीज प्लीज प्लीज, पता ये लगा कि जो पॉइंट 1 है वो जुड़ा हुआ है पॉइंट 3 के साथ, ठीक है, और पुराना एसेट बिका है, नया खरीदा है। पुराने का सिंपल डिस्पोजल, नए का सिंपल एडिशन। इसको एक्सचेंज ना समझना, एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन की निशानी बताई थी, एक्सचेंज अलाउंस से ट्रेडिंग अलाउंस होता है, वो नहीं है, तो ये रिप्लेस है। मैंने कहा था जेब से ये मोबाइल निकाल के दो और वहीं खड़े खड़े फिर जेब में नया मोबाइल रखने के लिए जेब से पूरे पैसे निकाल कर दे दो उसको, तो ये रिप्लेस है, इसको एक्सचेंज नहीं कहेंगे। ट्रेड एंड अलाउंस ना हो तो दिस इज नॉट एक्सचेंज। क्लियर है ये बात? अब देखो, पता लगा, क्या पता लगा, 1 जनवरी 10 को एक एडिशन भी है, 1 जनवरी 10 को एक डिस्पोजल भी है। भाई एडिशन तो नजर आ रहा है, ऑन द सेम डेट न्यू मशीनरी वाज परचेज फॉर, और डिस्पोजल आप थोड़ी सी वर्किंग करके ले आओगे, तो मुश्किल है। 1 जुलाई 7 से 500 को डेप्रिशिएट करते हुए 30 जून 8, 30 जून 9, 30 जून 10 नहीं, 30 जून 9 के बाद 31 दिसंबर 9 तक 2.5 साल हैं, 2.5 साल डेप्रिशिएट करोगे ना। मसला क्या है? मसला है डेप्रिशिएशन मेथड नहीं नजर आ रहा कहीं। हाँ
WD 15% WDV, अच्छा 15% भी वही है, WDV भी वही है, इतनी रिजेंबलेंस है दोनों सवालों में, ठीक है। ओके, तो पहले साल में एक एडिशन है और एक डिस्पोजल है, ये इस तरह से वर्किंग करके निकाल सकते हो, ये बुक वैल्यू, नो इशू, कर लोगे ना। आगे बढ़ो, पॉइंट नंबर 4, मशीनरी परचेज ऑन 1 जनवरी 8। अच्छा, तो ये थी बेवकूफ़ी भाई, चलो यार अलग करना ही था तो 1 के बाद 3 को लिख देते, 2 के बाद 4 को लिख देते, खामखा तंग ही करना था। तो 1 रिलेट करता है 3 से, 2 रिलेट करता है 4 से, ठीक है। वो डेट ऑफ परचेज बताने की कोशिश की और कॉस्ट की उसने, बहरहाल क्या कर सकते हैं, मर्जी उसकी। मशीनरी परचेज ऑन 1 जनवरी 8 वॉज सोल्ड ऑन 30 जून 11, 30 जून 11 इधर डिस्पोजल। अब वो काम तो आप करोगे ना, ठीक है। कैसे कर लोगे, 1 जनवरी 8 को खरीदा था इसको, 30 जून 8, 30 जून 9, 30 जून 10, तो 30 जून 11, फुल डेप्रिशिएट कर लोगे, यहां तक वर्किंग करोगे, बुक वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। हाँ जी, और वो बिकी है एट इट्स बुक वैल्यू प्लस 50,000। इसका मतलब क्या, अंडरलाइन करके लिखो, अंडरलाइन करके लिखो। वो कह रहा है ऑन मशीनरी परचेज ऑन 1 जनवरी 8 वॉज सोल्ड ऑन 30 जून 11 एट इट्स बुक वैल्यू प्लस 50, एट इट्स बुक वैल्यू 50 प्लस 50 का मतलब मतलब अगर 100 रुपया बुक वैल्यू आ रही थी तो 150 की बिकी है, अगर 50 रुपये बुक वैल्यू आ रही थी तो 100 की बिकी, और अगर 200 रुपये बुक वैल्यू आ रही है तो 250 की बिकी है। जितनी भी बुक वैल्यू निकलेगी ना आपकी इस वर्किंग में यहां पर, उसकी सेल प्रोसीड कितनी है, वो बुक वैल्यू प्लस 50, मतलब 50 का गेन मिलने वाला है आपको इन एनी केस, जो मर्जी कर लो। जितनी भी बुक वैल्यू आनी है उससे 50 रुपये ऊपर ही मिलने हैं, तो 50 का सीधा सीधा गेन ही है ना। एक चीज़ हमें जितने के हमारे हिसाब से है हमारी किताबों में, उससे 50 रुपये ज़्यादा मिलने वाले हैं। बहरहाल जो बुक वैल्यू हो प्लस 50 वो कैश है, ठीक है, ठीक है। तो नीचे लिख लो बुक वैल्यू प्लस 50, वो लिखा ही हुआ है, वैसे वही लिखा हुआ है रहने दो ना लिखो। अस्वार एंड कंपनी प्रोवाइड्स एक्शन ऑन मशीन एट 15% ऑन WDV, नो एडिशन और डिलीशन इज प्रोवाइडेड, डिप्शन ऑन एडिशन और डिलीशन इज प्रोवाइडेड इन प्रोपोर्शन टू द पीरियड ऑफ यूज। हम भी तो ऐसे ही करते हैं। लो जी, आसान है सवाल, भूल गया मैं तो ये बात, ये तो आसान है सवाल। क्यों, उस सवाल में यहाँ पर 2 डिस्पोजल थे, यहाँ पे तो 1 है। अब देखो सेम है केस, इस साल के अंदर एडिशन कोई नहीं है, सबकी तवज्जो चाहिए मुझे, इस साल के अंदर एडिशन कोई नहीं है। ये क्लोजिंग से ओपनिंग पे जाते हुए 85 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करोगे, सही नहीं होना, सही नहीं होना, प्रूव कर चुके हैं, इसलिए इस सवाल से सिखाया था। सही हो ही नहीं सकता क्योंकि इस क्लोजिंग तक आते हैं तो ये निकल चुका है, ये ओपनिंग में पड़ा था। तो जो भी बैलेंस निकलेगा, देखो हमने उसूल लिखा है कि क्लोजिंग जिससे ओपनिंग निकालना है, पहले उसमें से क्लोजिंग बुक वैल्यू ऑफ एडिशन माइनस करो। एडिशन था ही नहीं, उससे तो माफी मिल गई, रेड वाले काम से तो माफी मिल गई। अब इस क्लोजिंग से जो ओपनिंग बनाया तो इसमें एडिशन, क्योंकि क्लोजिंग तक आते हैं तो ये माइनस हो चुका है, वो देखें वर्किंग 1। तो क्या करोगे, ये जो आपने वर्किंग की होगी उसकी ओपनिंग बुक वैल्यू इसमें ऐड करोगे, सही आंसर होगा। ठीक हो गया, सही है ना। अगली बात, ये ओपनिंग निकल आएगा, यहां पे क्लोजिंग लिख लोगे, ठीक है। ये जब क्लोजिंग यहां पे लिख लोगे तो फिर आप ओपनिंग बनाने लगोगे, तो इस दफा एडिशन भी है। तो पहला काम क्या करोगे, इसकी क्लोजिंग बुक वैल्यू पहले रेड वाला काम माइनस करोगे, पाक साफ हो गया क्लोजिंग। अब इससे जो ओपनिंग बनाओगे उसमें एडिशन कर लोगे डिस्पोजल की, क्योंकि उसमें डिस्पोजल का असर नहीं होगा। तो होने वाला सवाल है या ना होने वाला सवाल, तो इसलिए मैंने नहीं करवाया। हालांकि इतनी देर में मैं ये सवाल 2 दफा करवा सकता था बेटा, जितनी देर मैंने दोबारा वही बात की सारी, और दोबारा इसको भी डिस्कस किया है। बट मैं ये चाहूंगा कि ये आप लोग करेंगे ना इंशाल्लाह। पेपर पास जो करना चाहे वो करें इस सवाल को, जो ना करना चाहे वो अगली बार कर लेंगे, नो इशू। ठीक है जी, ओके। नाउ हेडिंग बनाएं, हेडिंग ना बनाएं, पहले सुने के करना, कुछ नोट तो नहीं करना। ये वाली साइड नोट कर सकते हैं, ये वाली साइड नोट करने की इजाजत है, ये बिल्कुल नहीं नोट करना। ना होगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ये नोट करना तो कर।
भाई जरा पता करिएगा वो सोल्यूशन वाला कहाँ रह गया भाई। नहीं जाओ ना जाओ, आ रहा है। चुप, किसी ने नोट तो नहीं करना, आखिरी बार पूछ रहा हूं, कोई नोट कर रहा है हाथ खड़ा करे। चलें जी, अब वो लेक्चर पढ़ते हैं जो वैसे आम तौर पे क्लासों में पहला लेक्चर होता है अगर आपने फिक्स एसेट एंड डेप्रिसिएशन का चैप्टर पढ़ना हो तो। लेकिन हम ज़रा और तरह के काम करने के आदी हैं। पहले सारा कुछ हम न्यूमेरिकली सीख लेते हैं, फिर उससे रिलेटेड थ्योरी पढ़ते हैं, तो वो सब चीज़ें वैसे ही हमें नज़र आ रही होती हैं, समझ आ रही होती हैं, तो बहुत ईजी लगता है हमें सब कुछ। ठीक है, देखिए जी, फिक्स एसेट बिजनेस में आया। अब ये जो बात मैं करने लगा हूँ ये आपकी सारी ज़िंदगी काम आने वाली बात है। अब स्टैंडर्ड की कुछ बातें करने लगा हूँ। स्टैंडर्ड इंटरनेशनली अकाउंटेंट्स की जो प्रैक्टिसेस है ना वो सेम है, तो उसके लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं हर एक आइटम से डील करने वाले। ठीक है, जैसे जितने भी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के आइटम्स होंगे, लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी, ऑफिस इक्विपमेंट, फर्नीचर वगैरह, इनसे डील करने के लिए एक स्टैंडर्ड मौजूद है IAS 16। ठीक है, ऐसे ही हमने इन्वेंट्रीज शुरू करना है, शायद अब इसके बाद फ़ौरन में कर दूं शुरू, शायद मैं 1-2 छोटे टॉपिक्स बीच में करके हफ्ते में 2 टॉपिक्स, ऐसे टॉपिक्स भी हैं यहाँ पे, उसके बाद थोड़ा सा आप रिलैक्स हो जाएं और फिर इन्वेंट्री शुरू करूँ, वो फिर 7-8 दिन का बन जाता है। तो इन्वेंट्रीज, स्टॉक, आपको पता है ये भी एक आइटम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट नज़र आने वाला, इससे डील करता है पूरा एक स्टैंडर्ड है IAS 2। ठीक है, और इसी तरह से हर आइटम के ऊपर एक स्टैंडर्ड मौजूद है। फिलहाल चूंकि आपके लेवल पे यही 2 थोड़े बहुत टच हो रहे हैं तो मैंने इनका नाम लिया है आपके साथ। ठीक है, अच्छा, अब हर स्टैंडर्ड जो है ना उसका अपना कोई रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया है। ठीक है, बस अब ये वहीं पे रखें, मुझे सिर्फ एक मुझे दिखा दें ताकि मुझे पता लग जाए ये सही है। बच्चे जाते हुए अब ये सोल्यूशन पकड़ेंगे और पास होने वाले बच्चे इस सोल्यूशन को इंशाल्लाह नहीं देखेंगे जब तक सवाल पूरा कर नहीं लेंगे। ठीक है, हैं? हाँ, क्वेश्चन नंबर ये सही करवा देता हूँ जी। ये मैंने बुक से कॉपी करवाया है, FAR 1 की पुरानी बुक से, क्योंकि नई में शायद ये नई में है, ये भी नई में भी नहीं है, तो इसलिए वो बुक का ही आंसर नंबर लिखा गया है 23। ठीक है, तो जब आप इस सोल्यूशन को उठाएंगे आप उसके ऊपर अपने सवाल का रेफरेंस दे दीजिएगा, अस्फार एंड कंपनी। आपके पास आई थिंक क्वेश्चन नंबर 5 है ये। ठीक है ना, तो आप अपना रेफरेंस, ये सब ने सुन लिया, सही कर लीजिएगा प्लीज़। ठीक है, ये सब कुछ हुआ है, लेकिन आपने डेबिशन एक्सपेंस नहीं निकालना, यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है, आपने शॉर्टकट पे काम करना है, वक्त बचाना है। चलें ठीक है, सवाल ये कर लेंगे इंशाल्लाह। सोल्यूशन आखिरी रो में मौजूद है, जाते हुए आप उठाते जाइएगा। ओके, अब सबकी तवज्जो चाहिए मुझे, बहुत अहम बात कर रहा हूँ मैं, और आप मार्क्स देखोगे जितने टेस्ट होते हैं, ये जितनी बात मैं अभी ख़त्म करूँगा, अभी वो क्वेश्चंस मैं आपके सामने रखूँगा। हर स्टैंडर्ड जो है उसका क्राइटेरिया है कि मेरे मुताबिक अगर कोई चीज़ आप मेरे पास लाना चाहते हो, क्या मतलब, अगर आप किसी चीज़ को प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट कहना चाहते हो तो IAS 16 से पूछना पड़ेगा कि इजाज़त है। वो कहेगा मेरे कुछ शराइत हैं, वो पूरी करेगा तो ये मुझ में से है, नहीं तो हम में से नहीं। जैसे जो होमवर्क करेगा, टेस्ट करेगा, वो तो हम में से है, जो नहीं करेगा वो हम में से नहीं। ठीक है, तो IAS 16 की भी कुछ शराइत है। जैसे इस क्लास में आज तो मैंने माफ़ कर दिया आपको हजरत जी, ठीक है, हमारी क्लास में वो हफ्ता 10 दिन चेक नहीं किया था, हालत देखी थी आपने, इसलिए हमारी क्लास की तो शराइत ही यही है कि होमवर्क करेंगे तो आप फिर जिस दिन चेक होंगे तो हम में से नहीं। ठीक है, तो IAS 16 ने कहा किसी चीज़ को अगर आप प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट कहना चाहते हो का मतलब क्या है? ये जो आप एसिड डेबिट भज के एसिड डेबिट, ये सब कुछ तो पीछे जो कुछ ये साइंस चल रही होती है। ठीक है, एसिड डेबिट ऐसे ही नहीं हो जाएगा, इसके पीछे IAS 16 2 सवाल पूछेगा आपसे, 2 शर्तें हैं। हमने पूछा अच्छा जी 10 शर्तें, फिर उसने कहा क्या
ये जो आपके पास आइटम है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट जो बनाने लगे हो, क्या ये जो आपके पास आइटम है इससे आपको अगले कई, चुप करके बैठने, बात सुने, अहम बात हो रही है, क्या आपके पास ये जो एसेट है इससे आपको अगले कई साल तक फायदा आना है? यस या नो तो हम जवाब देंगे ना। हमने कहा जी हाँ आएगा, अगले कई साल, 5 साल, 10 साल, 1 साल से ज्यादा अरसे का फायदा यहां से आना है। उसने कहा अच्छा, ये तो एक शर्त पूरी हो गई, मेरे ही हम में से होने के लिए इसके फायदे अगले कई साल पे बटे होने चाहिए। हमने कहा हाँ है, दुकान खरीदी है, अगले 10 साल इसी में बैठ के दुकानदारी करनी है फायदा है, 10 साल का फायदा, अगले कई साल फायदा आएगा, बेनिफिट विल फ्लो टू बिजनेस, टू एंटिटी। तो देखा अगली बात बताओ, ये जो दुकान खरीदी है ये कितने की खरीदी है, कोई फिगर इसको एलोकेट कर सकते हो? ये कॉस्ट जितनी पड़ी है उसको रिलायबली मेजर कर सकते हो? ने कहा हाँ जी, 10 लाख रुपए दे के दुकान खरीदी है, एग्जैक्टली बता सकते हैं, और 50,000 रुपए वो प्रॉपर्टी डीलर को कमीशन दिया है, और 1.5 लाख रुपए रजिस्ट्री इंतकाल पे लगा है, तो ये मिलाकर कोई 12 लाख में हमें पड़ गई है। हम बिल्कुल बता सकते हैं आपको, कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। तो आईसीएलआर ने कहा ले आओ फिर, दिस इज बिल्डिंग इन अकॉर्डेंस विद IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ठीक है, तो इसको कहते हैं रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। ये मुश्किल लफ्ज है रिकॉग्निशन, मतलब इसका है रिकॉर्डिंग। ठीक है, तो मैं स्टैंडर्ड वाला लफ्ज इस्तेमाल कर देता हूं, फिर बोलना शुरू कर दूंगा रिकॉर्डिंग। रिकॉग्निशन ये क्राइटेरिया लिखने की कोशिश की है मैंने, समझ रहे हैं ना? रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, ये अब टेक्निकल बातें हैं, ये अब बड़ों वाली बातें शुरू हो गई, अब जगदम बड़े हो गए। ठीक है, आइए 16 में रिकॉग्निशन का मतलब मैंने क्या बोला? रिकॉग्निशन कहते हैं रिकॉर्डिंग को। रिकॉर्डिंग का मतलब क्या है? जो आप एसेट डेबिट कर रहे थे अभी तक, रिकॉर्डिंग का मतलब क्या? आप एसेट को रिकॉर्ड कैसे करते हो जी? एसेट डेबिट, कैश क्रेडिट, एसेट डेबिट, पेएबल क्रेडिट। तो रिकॉर्डिंग मतलब डेबिटिंग एसेट अकाउंट, डेबिटिंग, बिल्कुल देसी जबान पे अब आ गए हम। स्टैंडर्ड ने तो लिखा ना रिकॉग्निशन, हमने कहा होता है रिकॉर्डिंग, मतलब उसका होता है वो जो डेबिट करते थे एसेट अकाउंट को। ठीक है, अब हमने पूछा जी कर लें डेबिट? उसने कहा जरा 2 सवालों के जवाब दो। मैंने कहा बोलो। उसने कहा इकोनॉमिक बेनिफिट्स विल फ्लो टू एंटिटी, दिस इस एसेट से रिलेट करते हैं बेनिफिट्स, यानी इकोनॉमिक का लफ्ज भी उड़ा दिया मैंने, वो अंग्रेजियां पढ़ लेंगे, कोई मसला नहीं, आपको शायद इतनी जरूरत भी ना पड़े, एहतियातन बता रहा हूं सिर्फ ये 2 लाइनें। बेनिफिट्स विल फ्लो टू एंटिटी, कितना कर लो, चलो फ्यूचर बेनिफिट्स तो लिख लो, फ्यूचर बेनिफिट्स विल फ्लो टू एंटिटी। हमने कहा हाँ जी। उसने कहा दूसरी बात, कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। सर इसमें सवाल पूछ सकता हूँ पीछे वाले में? पूछो सर। ऐसी तो कोई चीज होती नहीं जिसकी बंदा कॉस्ट ना बता सके, तो फिर बेटा होती है, टेंशन ना लो, अभी आएंगी चीजें। ऐसे कैसे हो सकता है? तो एग्जाम्पल दूंगा ना जब प्रॉब्लम आएगी। फिलहाल तो मैं कॉस्ट रिलायबली, देखो कॉस्ट रिलायबली मेजर कराने की तरफ लेके जा रहा हूँ ना अभी तो। ठीक है, तो ऐसी चीजें हो सकती हैं जिनकी कॉस्ट रिलायबली मेजर ना हो सके, एग्जाम्पल्स विल कम। हम तो फिलहाल ये कहेंगे कि कॉस्ट रिलायबली मेजर करनी भी है तो वो कैसे करनी है? 50 कॉस्ट दी होंगी, उसमें से एक चीज निकालनी होगी आपने जो सही है, फिर 2, फिर 3, फिर 4। तो रिलायबली मेजर किसको कहते हैं स्टैंडर्ड की जबान में, उस तरफ आ रहा हूं। ठीक है, तो बेनिफिट्स विल फ्लो, क्वेश्चन आंसर इज यस। कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली इफ द आंसर इज यस। इफ आंसर टू बोथ दीज क्वेश्चंस is yes, then record the item as प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट कह दूं, मतलब फिक्स्ड एसेट। ठीक है, अब अगली बात,
ये तो हो गया रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। स्टैंडर्ड ने कहा ये दो शर्तें पूरी हों, ये दो शर्तें पूरी हों तो एसेट रिकॉर्ड कर लेना। हमने कहा जी शर्तें पूरी हैं, कर ले रिकॉर्ड। उसने कहा हाँ। हमने कहा किस पे करें? उसने कहा पहली बार की बात कर रहे हो? हमने कहा हाँ। इनिशियल मेजरमेंट किस पे हो? उसने कहा है क्या तुम्हारे पास? जी हमारे पास तो कॉस्ट ही है, जितने का हमने वो खरीदा, जो खर्चे हुए। उसने कहा ठीक है जी, इनिशियल मेजरमेंट तो हमेशा होगी एट कॉस्ट। इनिशियल मेजरमेंट तो हमेशा होगी एट कॉस्ट, ठीक है। ने कहा अच्छा कॉस्ट पे होगी तो कॉस्ट में क्या कुछ शामिल करें? अब हम पूछ रहे हैं स्टैंडर्ड से, कॉस्ट में क्या कुछ शामिल करें? मतलब हमने जितने का खरीदा बस वही कॉस्ट, या हमें जो किराया पड़ा उसको अपने तक लाते हुए एसिड को वो भी कॉस्ट? देखा वो भी कॉस्ट। हमने कहा अच्छा जो इंस्टॉल करने में खर्चा वो भी कॉस्ट, अच्छा जो टेस्ट करने में वो भी कॉस्ट, अच्छा जो हमने रास्ते में सिग्नल तोड़ा नहीं वो नहीं कॉस्ट। अच्छा तो इस तरह करते करते काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं। अभी क्वेश्चंस करते हैं एक सादा सी एग्जांपल से, समझ आती जाएंगी बात, ठीक है। तो एक जनरल रूल जो है, ठीक है, कि कॉस्ट में क्या कुछ शामिल हो सकता है, तो उसके लिए मैं एक जनरल रूल आपको लिखवाने लगा हूं। ये जनरल रूल आपके 95% केसेस में आपको हेल्प कर देगा। कोई इक्का दुक्का चीज मिस हो भी गई तो खैर है, इतनी तो माफी होती है, वैसे इंशाल्लाह इक्का दुक्का भी मिस नहीं होगी। पर जनरल रूल एक जो है वो इतना फायदेमंद होगा आपके लिए कि आपके वैसे ही 95% जो कॉस्ट की लिस्ट दी होगी उसमें 95% आप वैसे ही सही चुन लेंगे, ठीक है। तो वो जनरल रूल क्या है सुने अब। वो सारे खर्चे जो एसेट को काबिले इस्तेमाल हालत में लाने तक के लिए खर्च हों, ठीक है। वो मैं लिखता हूं, वो सारे खर्चे, बल्कि यूं लिखते हैं, कॉस्ट की बात कर रहे थे ना, वो सारी कॉस्ट्स जो, चलो छोड़ो क्या डिब्बे भी डिब्बा, वो सारी कॉस्ट्स जो एसेट को, ये स्टैंडर्ड ने कुछ इस तरह से बातें लिखी हैं, मैं आसान करके जरा लिख पा रहा हूं आपको, ठीक है। वो सारी कॉस्ट जो एसेट को, इधर देखें, काबिले इस्तेमाल हालत में लाने के लिए, काबिले इस्तेमाल हालत में लाने के लिए, बल्कि यूं लिखें, वो सारी कॉस्ट जो एसेट को काबिले इस्तेमाल हालत में लाने तक इनकर हो, ठीक है जी, खर्च हो तो लिख लेते बेहतर था, लाने तक खर्च हो, उन्हें एसेट की कॉस्ट में शामिल करना भाई, उन्हें एसेट की कॉस्ट का पार्ट हिस्सा बना लेना, ठीक है जी, सही है। ये जनरल रूल लिखें, फिर इस जनरल रूल का थोड़ा सा पोस्टमार्टम कर लेते हैं। अब हमने तो एक जनरल रूल बना लिया कि एसेट को काबिले इस्तेमाल हालत में लाने तक के सारे खर्चे उसकी कॉस्ट में ऐड कर लें। अब वो काबिले इस्तेमाल हालत तक का क्राइटेरिया हो तो सुने, हम अभी एक प्लांट इंपोर्ट करेंगे जर्मनी से, ठीक है। वो प्लांट मैं हर बार जर्मनी से इंपोर्ट करता हूँ, अगर आप कहें तो कहीं और से भी कर सकते हैं, ठीक है। हाँ सुने, फजूल बोली जाएंगे। अब हम भी एक प्लांट इंपोर्ट करेंगे जर्मनी से, और हमारा इरादा है कि हम उस प्लांट को इधर पत्तोकी में, ये रायविंड में, ये बाई पेरू में इंडस्ट्रियल एरिया सारा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कोई एक जगह पे हमारी फैक्ट्री है, हम उस प्लांट को यहाँ पे आकर लगाएं और वो प्लांट प्रोडक्शन करे, ठीक है। तो अब हम मैनेजमेंट हैं, हमारा ये प्लांट है जो हमने खरीदा है, हमने इसको यूज करना है, ये हमारा फिक्स एसेट बनेगा, बोलो। अब काबिल इस्तेमाल हालत हम कब कहेंगे? क्या जब जर्मनी से खरीदा गया तो हम कहेंगे काबिल इस्तेमाल हालत में आ गया? नहीं। क्या वो जब कराची पोर्ट पे पहुंचेगा तो काबिल इस्तेमाल हालत में आ गया? नहीं। क्या वो वहां से जब लाहौर हमारी सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट में मिल में पहुंच गया, क्या वो काबिल इस्तेमाल हालत में आ गया? नहीं, अभी भी नहीं। तो क्या जब वो इंस्टॉल होके गिर करके चेक करके रख दिया वो काबिल इस्तेमाल हालत में आ गया? जी बिल्कुल।
तो इसका मतलब जनरल रूल में काबिल इस्तेमाल हालत में हम क्या क्राइटेरिया रखेंगे? लोकेशन और कंडीशन इंटेंडेड बाय मैनेजमेंट। हम लोगों की मर्जी थी एसेट सुंदर इंडस्ट्रियल एस्टेट में हमारी फलां फैक्ट्री में आके लगे और लग के चले और यूं चले। तो जब तक वो सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट में लग के यूं नहीं चल लेता तब तक के सारे खर्चे हम एसेट की कॉस्ट में ऐड करेंगे। ये 95% मार्क्स आपके इस टाइप के क्वेश्चन में से आ जाया करेंगे सिर्फ इस रूल को देखते हुए, ठीक है। तो काबिल इस्तेमाल हालत का मतलब क्या हुआ करेगा? लोकेशन एंड कंडीशन इंटेंडेड बाय द मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट, ठीक है जी। प्लीज बेटा फजूल मत बोला करो यार, तो टाइम होता है, कोई मौका होता है, हर दफा हर वक्त नहीं अच्छा लगता। ठीक हो गया जी, इसको नोट करें। और भी बहुत कुछ है, वो कल बात करेंगे, परसों। अब सब्सिक्वेंटली किस पे मैयर करें, एक ये चीज अभी पढ़ना रहती है, इसको कंटिन्यू करूंगा मैं, इसलिए इसके आगे आपने अभी एक सफा पूरा और छोड़ देना है, ठीक है ना। एक यहाँ पे 4-5 लाइनें और आएंगी, वो हमारे सिलेबस में नहीं होगा, वो FAR 1 में जाके फिर पढ़ेंगे, रीवैल्यूएशन मॉडल की बात करता है। उसके बाद कुछ सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर की बात होगी, कुछ को एसेट की कॉस्ट का हिस्सा बनाएंगे, जब एसेट चल पड़ेगा बाद में उसकी जिंदगी में भी खर्चे होते हैं, कभी वो एसेट की कॉस्ट में ऐड किया करेंगे, कभी एक्सपेंस में बैंक का करेंगे, तो ये दूसरे सफे की डिस्कशन होगी, ठीक है। तो फिलहाल सिर्फ इतनी सी बात है, और ये बहुत मेन बात है, इसकी बेस पर एक छोटी सी एग्जाम्पल बनाता हूं आपके लिए, वही वाली एग्जाम्पल। इस तरफ जर्मनी हुआ करता है हमारा हर दफा। प्लीज बेटा ये फजूल में क्यों बोल रहे हैं? जो भी है प्लीज वो बिहेव करें प्लीज। ये हमने एक प्लांट खरीदा जर्मनी से, ठीक है जी, ये प्लांट है, P4 प्लांट, ठीक है। हमने जर्मन सप्लायर से पूछा कि ये प्लांट कितने का है, उसने कहा जी इसकी परचेज प्राइस, लिस्ट प्राइस वगैरह, फेयर वैल्यू लेट से वो है 10,000 रुपये, ठीक है। बेटा सिफरे मर्जी से घर जाके लगा लेना, 6 लगा लो 10 लगा लो, मुझे कोई एतराज़ नहीं, ठीक है, सही है ना। जिसको बहुत कम लगा, किसको बहुत कम लगा बता तो दो, मान तो लो। डरपोक कौन है? डरपोक इसको बहुत कम लगा, इसको तुम दे, बता दो, कुछ नहीं कर, चलो कोई बात नहीं, सपोज नहीं तुम ही दे, मानो ये, वरना सबको नहीं पढ़ाऊंगा, गुनाह मिलेगा सबका। किसने कहा है बताओ? यही कोई था, एक दो, ये करता नहीं है वैसे, 3 4, ठीक है। इन 4 में से एक होना है ना, इसको निकाल दो, एक इसको भी निकाल दो, 1 2 इसको भी निकाल दो। ऑडिट हो रहा है, तुमने सारा डाटा, और खुलो जा यार, कुछ नहीं होता, सारा डाटा जो कल मैं होमवर्क चेक करूंगा इस एग्जाम्पल का, कल नहीं परसों आओगे ना, इसके आगे 3-3 सिफरें 6-6 सिफरें लगा के लानी है, मैं चेक करूंगा, ओके जी। बाकी तवज्जो करें, बाकी सबको तो 10,000 काफी है ना, ओके। हमने उससे पूछा मिस्टर सप्लायर, बेटा प्लीज देखिए मैं एग्जाम्पल से समझा रहा हूं ताकि आपको ये बात ज़िंदगी में कभी मसला ना करे, और मुफ्त के नंबर ले लें। अगर आपका दिल नहीं है तो जिस तरह से सलूशन आपके लिए आया पड़ा है, आपको मंडे को एक लिस्ट मिल जाएगी और मैं कह दूंगा कल याद करके आना, मैं सुन लूँगा, तो ऐसे भी अकाउंटिंग हो जाया करती है, कोई ऐसा मसला नहीं है। अगर आप ये चाहते हैं कि आपको लिस्ट दे दी जाए और याद करें तो फिर आप बेशक बोलें, नहीं तो जैसे मैं मजाक में एग्जांपल दे रहा हूँ, इसको मेरी तरफ से ही चलने दें मजाक को, आप खामोशी से सिर्फ उसको एंजॉय करें और सीख लें ये चीज़, ओके। तो आप लोगों की तरफ से एडिशन नहीं चाहिए, कोई इनपुट नहीं चाहिए, ओके, क्लियर है ये बात। चले, हमने उससे कहा भाई कितनी परचेज प्राइस है, उसने कहा उसके ऊपर मैंने टैग लगाया हुआ है 10,000 का। मैंने कहा यार इतनी दूर पाकिस्तान से हम आए हैं, ठीक है, पाकिस्तान में भी लाहौर से आए हैं, लाहौर में भी हम सुंदर इंडस्ट्रियल एस्टेट से उठ के आए हैं, तुम्हारे पास प्लांट लेने हैं, तो कुछ डिस्काउंट। उसने कहा हाँ ले लो डिस्काउंट, तुम्हें 5% डिस्काउंट दे दें। नाउ दिस इज केड़ा वाला डिस्काउंट? दिस इज ट्रेड डिस्काउंट। नाउ कितना है? 10,000 का
5%। कितना बना? 50, 500। कैलकुलेटर ओपन कर लेना, कोई कैलकुलेशन करनी पड़ जाती। टार्जन तो आप लोग हैं इतने, मुझे पता है। जी बेटा, हाजी साहब खैर है। हाँ कितना? 9500। नाउ दरअसल परचेज प्राइस तो ये थी, लेकिन उसने हमें डिस्काउंट दे दिया, तो हमारी परचेज प्राइस अब कितनी है? तो याद होगा मैंने आपको कहा था कि ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं हुआ करती। हमारी कहानी 9500 से शुरू होगी। पैसे दे आए हैं तो एंट्री करेंगे 9500 से प्लांट डेबिट कैश क्रेडिट, नहीं दे आए तो एंट्री कर लेंगे 9500 से प्लांट डेबिट पेबल क्रेडिट। तो प्लांट हमारा डेबिट कितने से होना है? हाँ, लेकिन यहाँ पे एक लिस्ट बना लेते हैं, ठीक है। वर्किंग ऐसे हेडिंग बनाओ, कॉस्ट ऑफ प्लांट आज हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। और मैं मुख्तलिफ चीज़ें बोलता जाऊँगा, हम उसमें डिसाइड करते जाएंगे कि इनमें कौन सी चीज़ जो है वो प्लांट की कॉस्ट में आएगी, कौन सी चीज़ नहीं आएगी, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले फिर क्या चीज़ आ गई? परचेज प्राइस, लेकिन वो मैंने यहाँ पर ही क्या ले ली है? नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है ना। जान ही छुड़ा दो। कितनी? ये 9500 क्या एसेट को काबिल इस्तेमाल हालत में लाने तक के लिए ज़रूरी खर्चा है? है जी है। ये नहीं देंगे तो ये प्लांट मिलना ही नहीं है। ये तो सबसे पहला खर्चा है। क्या हो गया आप लोगों को? ये पे करेंगे तो वहां से प्लांट मिलेगा, फिर अगली कहानी शुरू होगी, ठीक है। मेन चीज आप छोड़ रहे थे। चलें बाहर। अब ये है प्लांट और ये है समंदर, ठीक है जी। और ये पाकिस्तान है, बल्कि थोड़ा सा आने दे दो, ठीक है, जरा दूर कर ले, ठीक है। बेटा जहाज भी अभी आ जाता है, तुम हो ना। ओके ओके, जेट पे नहीं आएगा जी। सुने, अब जहाज भी आ रहा है बेटा, टेंशन क्यों लेते, ठीक है। ओके, अब हम इस तरफ को बादबान का रुख होगा, ठीक है। प्लांट को इस पे रखेंगे। देखो हमारा प्लांट तो पूरा आ गया ना, जितना भी है, ठीक है, जहाज, ठीक है, ओके। और मार्कर तो फारिग हो चुके हैं जी। इस प्लांट को बहरी जहाज के जरिए हमने अब पाकिस्तान पहुंचाना है। अब ये बहरी जहाज वाला मुफ्त में ले आएगा? नहीं नहीं नहीं, ये पैसे लेगा। इस पैसे को जो समंदरी रास्ते से आप कोई चीज़ मंगवाएं और उसको मंगवाने का जो किराया पे किया जाता है, इसको किराया फ्रेट नहीं कहते, इसकी टेक्निकल जबान में इसको कहा जाता है ऑक्ट्राय चार्जेस। क्या कहा जाता है जी? ऑक्ट्राय चार्जेस। तो बहरी जहाज वालों ने ऑक्ट्राय चार्जेस मांग लिए आपसे, कोई 1000 रुपये, 2000 कर लो यार, ये लो 2000 रुपये, ठीक है, ठीक हो गया। क्या ये ज़रूरी खर्चा है? क्या एसेट की कॉस्ट में ऐड करेंगे? क्या ये एसेट को काबिल इस्तेमाल हालत में लाने तक के लिए ज़रूरी खर्चा है? जाहिर सी बात है, ये पे नहीं करेंगे तो वो प्लांट हम तक पहुंच ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये 2000 आपने ऐड कर दिया और यहाँ पे आपने लिखा ऑक्ट्राय चार्जेस, ठीक हो गया। अब एक खौफनाक वेल भी यहां पर है, ठीक है जी, बस जैसी भी बन गई। अब ये पानी भी निकल, ठीक है। तो ये थोड़ी सी तरह इसका साइज बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो आप बस समुद्र छोटा सा ही है हमारा, ठीक है, लेकिन ये जितनी को ये भी है, ये हमारे जहाज को तो टक्कर लगे, इससे तो काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो रास्ते में कुछ हो ना जाए प्लांट को, तो हम लोग अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए अपना एसेट हम तक पहुंच जाए खैर आफियत से, क्योंकि उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है ए पढ़ो ले आओ 9500, हमने ये पकड़ा, ए हूँ तुसी जाना ताड़ा काम, यूं करके पीछे हट गए। तो हमने कहा यार खुदा का वास्ता है, कोई मेहमान यार अपने पोर्ट तक तो पहुंचा दो। तुमने कहा चलो ठीक है, ये आपके लिए कर देते हैं। तो ओ सीधे आजा जरा, ए प्लांट ना जरा कैरी डब्बे से रख के उन्होंने सी पोर्ट तक पहुंचा दे। तो वो वहां पर उन्होंने पहुंचा के कहा है भाई अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। तो इसीलिए तो अब ट्राई चार्जेस हमने पे किए, ठीक है। अब इंश्योरेंस करवाने की टेंशन हुई। अब
ये इंश्योरेंस जो रास्ते में करवाई जाए, ये रास्ते में, समुद्री रास्ते में, इवन समुद्री रास्ता क्या, हम तक पहुंचने की ये सारी इंश्योरेंस होगी, रास्ते वाली इंश्योरेंस, इसको कहा जाता है इंश्योरेंस इन ट्रांजिट। इस पे हमारे लग गए जी 200 रुपये, ठीक है। इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, क्या ये जरूरी खर्चा है? बिल्कुल, एसेट की कॉस्ट में ऐड होना चाहिए, एसेट को काबिल इस्तेमाल हालत में लाने तक के लिए जरूरी खर्चा है। और एक बात याद रखिएगा, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट को पहले ऐड कर दूं मैं यहां पर, फिर एक बात याद रखिएगा, कितना, ये वाहिद इंश्योरेंस है जो एसेट की कॉस्ट में ऐड होती है। इसके अलावा जिस भी नस्ल की इंश्योरेंस उठा के ले आओगे ना, वो 5 साल इंश्योरेंस है, वो 3 साल इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस को प्री पेमेंट वाले, एक्रूअल प्री पेमेंट पढ़ाऊंगा, प्री पेमेंट के हिसाब से एसेट बना सकते हैं तो बनाएंगे, वो और चीज़ है, पर इस फिक्स एसेट की कॉस्ट में शामिल हो सकती है? नेवर। सिवाय इस नाम की इंश्योरेंस के दुनिया की कोई इंश्योरेंस जो है वो एसेट की कॉस्ट में शामिल नहीं हो सकती, ठीक है। तो एसेट को रास्ते में बस जो इंश्योर करवाया हुआ है वो हम तक पहुंचने के लिए जरूरी खर्चा है, उसको हम एसेट की कॉस्ट में ऐड करेंगे। तो जैसे ही ये इंश्योरेंस इन ट्रांजिट को तो आपने ऐड तो किया ही था, जैसे ही इसको यहां पर लिखा, एक स्टार लगाकर, ये रूल भी आपने लिख लिया, लिख लिया आपने। ये वाहिद इंश्योरेंस है, ये वाहिद इंश्योरेंस है जो एसेट की कॉस्ट में शामिल। अब सवाल में परेशान करने के लिए आपको कभी किसी नाम से मेंटेनेंस इंश्योरेंस है जी, ये थेफ्ट इंश्योरेंस है जी, ये फायर इंश्योरेंस है जी, ये फलां इंश्योरेंस है, टिमका इंश्योरेंस है जी, आप कहेंगे सॉरी ये इंश्योरेंस इन ट्रांजिट नहीं है, तो ये एसेट की कॉस्ट में शामिल नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, ऐसे कहेंगे आप, ठीक है, और छोड़ देंगे उसको। ओके, चलें आगे। ओके, एंड हियर इज कराची पोर्ट। कराची, गवादर तो नहीं जाना था? ओहो, चलो अब आगे कराची पे पहुंच, ये हमारा प्लांट पहुंच गया। कराची पोर्ट है, ये कराची पोर्ट भी है, ठीक है। हाँ, वेलकम टू पाकिस्तान। ओके, नाउ दिस इज कराची सी पोर्ट, ठीक है। अब यहां पे हमारा प्लांट पड़ा है, पड़ा रहे और पड़ा रह गया, चलो पड़ा रह गया, हमने उसको उठाना था, एक हफ्ते के अंदर अंदर हम लेट हो गए, 1 महीने तक हम जा ही नहीं सके, या हम डर रहे थे, समझ नहीं आए थे, हम कभी गए नहीं थे कराची, ठीक है, तो हम नहीं जा सके। अब वो जो सी पोर्ट वाले हैं, बंदरगाह वाले हैं, वो बंदरगाह वाले क्या करते हैं, वो कहते हैं देखो इतनी जगह नहीं होती कि आप कोई एसेट मंगवा लें और आप उसको 1 महीना उठाएं ही ना, हमारे पास ये लिमिटेड सी जगह है और भी लोगों का सामान आना होता है, तो अगर आप लेट उठाएंगे तो आपको जुर्माना किया जाएगा। क्या किया जाएगा? इस जुर्माने को अंग्रेजी में कहा जाता है डेमरेज चार्जेस। क्या कहते हैं जी? मरे जा रहे हो, कैसे नहीं कहते, डेमरेज चार्जेस। नाउ जरूरी खर्चा है, एसेट की कॉस्ट में ऐड करें। ये क्या एसेट गीला हो गया था आते आते कि सूखने के लिए 1 महीना सी पोर्ट पे छोड़ दिया आपने? ये कौन सा जरूरी खर्चा था जो एसेट की कॉस्ट में शामिल? हमारी नेग्लिजेंस है, सुस्तियां हैं, अपनी सुस्ती की वजह से जो खर्चा पड़ा आपको उसको एसेट की कॉस्ट में शामिल नहीं कर सकते। सवाल में दिया करेगा परेशान करने के लिए डेमरेज चार्जेस, आप कहोगे जुर्माना, कदी नहीं, ना ना ना, जुर्माना तो पेनल्टी तो फाइन तो जुर्माना तो हमारी नेग्लिजेंस की वजह से है। हम एसेट की कॉस्ट में ऐड क्यों करें? एक्सपेंस करेंगे, उसकी एंट्री करेंगे पेनल्टी एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, उसकी एंट्री एसेट डेबिट, इन सब की एंट्री एसेट डेबिट कैश क्रेडिट हो रही है, एसेट की कॉस्ट में शामिल कर रहे हैं, ठीक है। तो वो जो एसेट डेबिट करते हैं ना, वो 9500 से नहीं करेंगे, सारी चीजें ऐड करके एक टोटल फिगर से एक ही बार कर लेंगे, या लहजा भी करना चाहें तो कर लें। बहरहाल ये एसेट डेबिट कैश क्रेडिट है, वो एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट है। फर्क समझ आ रही है? चलो ओके, अब पोर्ट में हम पहुंचे, अब इतना बड़ा पोर्ट है, हमें नहीं मिल रहा प्लांट, तो हमने एक क्लियरिंग एजेंट से रब्ता किया, हमें नहीं मिल रहा प्लांट, हमें नहीं पता वहां की लीगल फॉर्मेलिटीज का, तो एक स्पेशलाइज्ड किस्म के लोग होते हैं जिनको कहा जाता है
क्लियरिंग एजेंट्स, ठीक है जी। तो क्लियरिंग एजेंट को कोई फीस पे की जनाब 150 रुपये। हमने कहा जी यार ये प्लांट हमें बाजियाब करा दो। उसने कहा कोई मसला नहीं है, मसले को नहीं, 1.5 लाख रुपया दे दो। जमा करवा दिए हमने। जाहिर सी बात है वो अपनी सर्विसेज के चार्जेस लेंगे। आप हंस रहे हैं, कल को कोई ऑडिट कराने आएगा वो कहेगा पैसे, आप फिर ऐसे ही हंसोगे नहीं, आप सर्विसेज के पैसे देते हो, सर्विसेज ले रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं तो पैसे लेंगे ना, ठीक है। तो 150 रुपये, ठीक है। क्या ये ज़रूरी खर्चा है जी, है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है बताओ, क्यों नहीं है? जंग वाले बताओ क्यों नहीं है? बेटा टाइम पे पहुंचने की सजा डेमरेज चार्जेस है, ठीक है। ये तो बहरहाल हमें पता ही नहीं है वहां लीगल फॉर्मेलिटीज क्या है, किसको मिलें, कहाँ जाएं, कहाँ से ढूंढने प्लांट को। कि आप टाइम पे पहुंच जाते तो आप यूं खड़े होते तो हवाई जहाज आता, बहरी जहाज आता, आप कहते ओ मेरा प्लांट आजा, ओ प्लांट, और टाइम पे पहुंच गए, जब भी डालते अपने प्लांट से, कहाँ रह गया था तू जर्मनी से, ठीक है, चुप करो इतने तुम प्लांट मेरे। ओके जी, वापस आए तो वो जुर्माना पड़ गया, उसको शामिल नहीं किया। ये क्या है ये हमें नहीं पता, फॉर्मेलिटीज हैं, लीगल फॉर्मेलिटीज हैं। तो क्लियरिंग एजेंट को फीस देंगे, वो हमें ये तो ऐड करेंगे ही, साथ ही उसने एक बुरी खबर भी सुनाई। हमने कहा ये एसेट, हमने कहा ठीक है हो जाएगा, कल आ जाए। कल गए तो कहने लगा टैक्स वाले, कस्टम वाले कह रहे हैं आपने एसेट इंपोर्ट ही कर लिया, इंपोर्ट ही कर लिया, इस पर तो इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी। मैंने कहा अच्छा, तो इसके बगैर, उन्होंने कहा इसके बगैर 1 इंच नहीं हिलने देंगे वो पाकिस्तान की तरफ इस एसिड को, जहाँ पड़ा है वहीं पड़ा है। उन्होंने कहा कितनी है ड्यूटी? उन्होंने कहा जी है कोई 70 रुपये, करेंगे पे। बल्कि आजकल तो इंपोर्ट के ऊपर बड़े टैक्सेस बढ़ गए हैं। उन्होंने कहा जी है कोई 1500 रुपये। हमने कहा करेंगे पे, करेंगे पे, मजबूरी है, लेना है एसिड, ठीक है, ज़रूरी खर्चा है, बोलो। ये दोनों खर्चे ऐड किए। क्लियरिंग एजेंट ने कहा, क्लियरिंग एजेंट ने कहा इधर दो जरा 150 मैनू दो, तो है अपना 1500 इमरान खान को दो। इमरान खान को 1500 दे दिए, 150 क्लियरिंग एजेंट को दे दिए। अब ये जनाब पोर्ट का दरवाज़ा खुला, ये पोर्ट का दरवाज़ा खुला और ये हमारा प्लांट निकलने ही वाला था। फिर शब्बर जैदी साहब चलते हुए नजर आए, एफबीआर के मैनेजर केपीएमजी पार्टनर है ना, बहरहाल चले, एफबीआर के चेयरमैन साहब आए। उन्होंने कहा भाई किधर बड़ा प्लांट शलांट लाए हो हैं, पाकिस्तान में प्लांट ही ले आए हो? इंपोर्ट ड्यूटी दे दी है तो टैक्स भी लगेगा। आजकल तो हर सांस पे भी टैक्स लगाने लगे हम। तो तुम प्लांट ले आयो, हम तो सांस पे टैक्स लगा रहे हो, तुम प्लांट ले आयो, चलो कर दो टैक्स। हमने कहा अच्छा भाई कितना टैक्स? वो इनकम टैक्स है, सेल टैक्स है, छोड़ो इसको, बस टैक्स है, ठीक है, टैक्स है, आपके लेवल पे इतना काफ़ी है, टैक्स है। उन्होंने कहा ऐसा करो तुम 2000 रुपये का टैक्स अभी दे दो, ठीक है, हाँ अभी। हमने कहा ये 2000 का 2000 है नहीं, अभी ना हुकूमत को कुछ ज़रूरत है पैसों की, तो तुम फिलहाल 2000 दे दो, ठीक है। सुनो, दो बड़ी अहम बात कर रहा हूँ, 2000 दे दो। इस 2000 में से 1200 रुपये जो हैं वो हम तुम्हें रिफंड कर देंगे। रिफंडेबल है, रिफंडेबल को एडजस्टेबल भी कह देते हैं। ये आपको पता लगेगा जब आप टैक्स पढ़ेंगे आगे जाकर। रिफंडेबल मतलब पैसे वापस मिल जाना, एडजस्टेबल का मतलब कोई पैसे देने हों वो कम देने पड़ जाएं। बहरहाल ये लफ्ज़ इस्तेमाल जो होता है रिफंडेबल, एडजस्टेबल, देखा जी 1200 आपको वापस मिल जाएंगे और बाकी 800 दरअसल टैक्स तो वही बनता था। फिलहाल ज़रा हुकूमत को लोड़ है तो पैसे दे दो, मेहरबानी थोड़ी, हालात बड़े माड़े ने साढ़े। तो ये है नॉन रिफंडेबल, जिसको आप नॉन एडजस्टेबल भी कह सकते हैं, ठीक है जी। अब मुझे खुद सोच के बताएं इनमें से कौन सा टैक्स एसिटी कॉस्ट में शामिल होना चाहिए, कौन सा नहीं, या दोनों होने चाहिए? ये 1200 तो बहरहाल कल को वापस आ ही जाने, ठीक है, ये 1200 जेब से निकल के कल जेब में वापस आ ही जाने। जो मसला किसका है? इस 800 का। तो फिर नॉन रिफंडेबल टैक्सेस भी एसेट की कॉस्ट में ऐड होते हैं, रिफंडेबल टैक्सेस को ऐड
नहीं करना, रहेगा याद। एक और क्रॉस लग गया 1200। क्वेश्चन बोलो जी। इंपोर्ट ड्यूटी और टैक्स होती है, दूसरे टैक्सेस और है, वो इनकम टैक्स, इनलैंड रेवेन्यू के टैक्सेस हैं, वो कस्टम वाले लगाते हैं, ठीक है। और इंपोर्ट ड्यूटी को कोई रिफंडेबल वाला चक्कर ही कोई नहीं है, वो हम लिखा हुआ भी हो तो हमेशा उसको नॉन रिफंडेबल एज्यूम करोगे, ठीक है। बहरहाल अगर उसको कह दे रिफंडेबल है तो वो अलग बात है, ठीक है। चुप होगा तो इंपोर्ट ड्यूटी हमेशा हम एज्यूम करते हैं वो नॉन रिफंडेबल है। अच्छा जी आगे बढ़े। लो जी खुदा खुदा करके ट्रक में प्लांट आ ही गया, ठीक है जी। अब ये आगे ड्राइवर भी है, इंजन भी है, बस उससे परेशान नहीं होना, ठीक है। अब ये रोड पर चलेगा, नहीं मोटरवे बन गई है आपको पता है, ठीक है जी। और ये लाहौर है, मुल्तान से होके आए हैं जी, ठीक है। ये लाहौर, जी लाहौर है, ओके। अब ये लाहौर था, ये ट्रक यहाँ पे पहुँचा और इतनी देर से सफ़र करते करते आ रहा था कि यहाँ पर एक इशारा लगा हुआ था जो उस वक्त लाल था, ठीक है जी। ये ट्रक वाले ने, ट्रक वाला ऐसे समझो हमारा ही बंदा है, ठीक है ना। हमने खुद ही ये ना कहना कि ये किसी को, या चलो किसी को भी अगर दे दी ये चीज़ें, ठीक है, इसको किराए को भी कॉस्ट में डाल देते हैं, ठीक है, ट्रक वाले को। लेकिन उसने कहा था सिर्फ बाकी जो खर्चा वर्चा होगा रास्ते में वो आपका ही है, फिर किराया अलग दो, बाकी खर्चा वर्चा को हो गया अलग देना पड़ेगा, ठीक है। उसने आते हुए ये इशारा तोड़ दिया, ऊंज तोड़ देता या टक्कर मार के तोड़ देता, तोड़ दिया, इशारा तोड़ दिया। और यहाँ पे वार्डन साहब खड़े थे, ये वार्डन है, ठीक है। गुस्से में आ गया वार्डन, गुस्से में आ गया और उसने चालान काट दिया 75 रुपये का, ठीक है। 75 रुपये का चालान काटा उसने। अब इस 75 रुपये के फाइन का, चालान का, पेनल्टी का क्या करें, ये एसिड कॉस्ट में ऐड करेंगे, बहुत ज़रूरी खर्चा है। एसिड को काबिल इस्तेमाल हालत में लाने के लिए इशारा तोड़ना ज़रूरी था, हमारी नेग्लिजेंस थी, इसको क्या कर दो, इग्नोर कर दो, ठीक है। आगे बढ़ो, पहुंच गया पत्तों की या जहां भी था, सुंदर में जहां भी था। ये है हमारी फैक्ट्री, ठीक है जी। इस फैक्ट्री में ये प्लांट आकर जैसे ही रखा गया, प्लांट ने जैसे ही ट्रक से इसको उतारा, ओहो, इसको भी तो किराया दिया रास्ते में हमने, फ्रेट। वो फ्रेट जो है 1000 रुपया जो इसको दिया, वो फ्रेट पक्का एसिड की कॉस्ट में शामिल करते हैं। क्यों? ये किराया ना देते तो कराची से लाहौर तक कैसे आता, ठीक है। अब बात कंक्लूड करता हूं जरा, टाइम बहुत ओवर हो गया, सुने। अब ये जनरल रूल आपके जहनों में आ गया। अब देखो, तो सिर्फ ज़बानी लिख, यहाँ पे लिख नहीं रहा, सिर्फ ज़बानी बात कर रहा हूँ, सवाल अप्लाई करने लगा हूँ आपके सामने, वो आप अप्लाई कर लेंगे घर पे जाकर। सुने, एसिड जैसे ही इस ट्राले से उतरा, प्लांट उतरते ही इसने ग्रर करके चलना शुरू कर दिया, ऐसा होगा। प्लांट है, उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, पहले जगह तैयार करेंगे, फाउंडेशंस बनाएंगे, फिर जो है वो इंजीनियर्स आएंगे, मिस्त्री आएंगे, सब लोग मिलकर उसको इंस्टॉल करेंगे। काफ़ी टाइम लगता है इससे भी, तो इंस्टॉलेशन पे कॉस्ट इनकर होंगी, मटेरियल लगेगा, लेबर को पैसे दिए जाएंगे, ओवरहेड्स लग रहे होंगे, कंसल्टेंट्स जर्मनी से बुलाएंगे, सानू नहीं समझ आ रही, चला के दो। तो ये सारे खर्चे, इसका नाम ऐसे नहीं होगा, एक एक करके लिखा होगा कंसल्टेंट फी, लिखा होगा इंस्टॉलेशन कॉस्ट, ठीक है। ये ज़रूरी खर्चे जो होंगे उनको एसिड कॉस्ट में ऐड कर देंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि इंस्टॉलेशन के बगैर वो एसिड नहीं चल सकता, ठीक है। अब एक बार बिल्कुल ऐसे तैयार हो गया, रेडी हो गया, अब कंसल्टेंट ने कहा ओके जी जा रहे हैं जर्मनी वापस। ने कहा खलो जाओ 1 मिनट, ये टाफियां बनाने के लिए मंगवाया था ना, जरा चेक ते कराओ टाफियां बनाता भी है कि नहीं, टॉफी ही ना निकल रहे हैं बड़े, इतनी सी टॉफी बनाने का बोला है, हमने टॉफियां बेचनी है, वो चॉकलेटें निकलने लग जाएं, ठीक है। नहीं भाई नहीं, टेस्ट रन तो किए बगैर आप नहीं जाने देंगे। अब टेस्ट रन है तो टेस्ट रन पे टाफियां बनानी है, तो कुछ दूध, कुछ मक्खन, कुछ मीठा, कुछ चॉकलेट सामान मंगवाएंगे,
ठीक है। फिर वो उस प्लांट में सामान डालेंगे, कुछ खर्चा हुआ। फिर बिजली पे वो प्लांट चलेगा, खर्चा हुआ। फिर टॉफियां बन के निकलेंगी, खर्चा हुआ। इसको कहते हैं टेस्ट रन कॉस्ट। टेस्ट रन के बगैर एसेट उस हालत में है या नहीं है जो हम चाहते थे, ये कैसे पता लगेगा? तो टेस्ट रन की कॉस्ट एसेट की कॉस्ट में शामिल होती है, ठीक है। और जो टॉफियां बन के बिके, अगर कॉस्ट को शामिल कर रहे हो तो उनको बेच के आने वाले पैसों को नेट भी कर सकते हो, ठीक है। अगेन, जिस वक्त कंसल्टेंट्स ने ग्र करके टेस्ट करके दे दिया प्लांट, उसके बाद का कोई भी खर्चा हो वो उसकी कॉस्ट में शामिल नहीं करना। चाहे उस प्लांट को चलाने के लिए ट्रेनिंग हो, चाहे उस प्लांट को चलाने के लिए पेट्रोल या बिजली लगे, चाहे उस प्लांट को चलाने के लिए आप कोई बाद में खर्चा कर रहे हैं, एक बार वो रेडी टू यूज हो गया था, अब उस पर कॉस्ट इनकर करना बंद करो, बाकी खर्चे आपके एक्सपेंसेस हैं उसके अलावा, ठीक है। अब जरा क्वेश्चंस ओपन करें 1, 2 और 3 सुने। क्वेश्चन नंबर 1 में ढेर सारी प्राइसेस हैं, इसमें बहुत सारी चीजें आएंगी इंशाल्लाह आपके सामने जो आप परेशान होंगे, ये क्या है, ठीक है। तो वो इसीलिए तो दे रहा हूं ताकि वो भी डिस्कस करूं, और जो कमी बेशी है यहां पे वो भी मंडे को डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 ये भी आपका होमवर्क है इन एडिशन टू क्वेश्चन नंबर 5। तो ये 4 सवाल आपने लाजमी करके आने हैं। ना करके आके मुझे बिल्कुल भी गुस्सा ना दिलाइएगा, करके आके ममनून फरमाइएगा। जिंदगी रही तो परसों मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।